हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पर जिसका नाम है एनसीएफ 2005। दोस्तों, यूनिट 5 जैसा कि आप जानते हैं पेडागोजी से रिलेटेड है, शिक्षा शास्त्र वाला यूनिट है, शिक्षण विधियां भी इसको कहा जाता है सिलेबस में। तो फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो पहला एक बिंदु माइंड में ये आता है कि एनसीएफ 2005 है क्या। रिसेंटली मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ देखिए, ये जो आपको एक बुकलेट सी दिखाई दे रही है इस पिक्चर में, ये बुक है, ये बुक आपको दिखाई दे रही है, बस ये बुक ही एनसीएफ 2005 है। इसी को मैंने मेन पेज पे रखा ताकि आपको समझ बनना थोड़ा आसान हो जाए। तो एक बुकलेट है, एक दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को लिखा गया है, इसकी व्याख्या की गई है और ये 2005 में बना था, इसीलिए इसका नाम है एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो पहला बिंदु ये हो गया आपके याद रखने का कि एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, किताब के रूप में इसको प्रकाशित किया गया है। किसने प्रकाशित किया? एनसीईआरटी ने प्रकाशित किया है। और ये दस्तावेज का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। 2005 के बिना ये टाइटल अधूरा है, 2005 के बिना एनसीएफ अधूरा है, क्योंकि एनसीएफ जो है इससे पहले 2000 में भी आया था, उससे पहले भी कई एनसीएफ बने हैं और अभी नया एनसीएफ फिर से बनने वाला है, उस पर काम चल रहा है। तो आपके सिलेबस में एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 है, इसलिए 2005 पूरा आना जरूरी है, तब जाके टाइटल पूरा होता है, वरना टाइटल पूरा नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो पूरा नाम क्या हो गया? एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो ये क्यों इस दस्तावेज को लाया गया, क्या आवश्यकता थी इसकी? फ्रेंड्स, हम बात करें, मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा है कि हमारे देश में शिक्षा को लेकर, स्कूली शिक्षा को लेकर लगातार कई सारे प्रयास किए गए हैं। गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, नवीन आयाम देने के लिए लगातार हमारे देश में कई सारे एफर्ट्स होते रहे हैं। इन सारे प्रयासों में हमारे देश में कई सारे डॉक्यूमेंट आए, कई सारे दस्तावेज आए, कई सारी नीतियां बनी, कई सारे आयोग और कमीशंस बने। उन सबके परिणाम स्वरूप लगातार स्कूली शिक्षा में बदलाव आते चले गए और हम गुणवत्ता की ओर आगे बढ़ते चले गए। साथियों, इसी क्रम में एनसीएफ 2005 लाया गया। 1986 की जो नई शिक्षा नीति थी, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उस एजुकेशन पॉलिसी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई थी। उस एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा में पूरी तरह बदलाव करने की बात कही गई थी, लेकिन उस पर अमली रूप से कोई काम नहीं हो पाया। फिर पीओए, प्लान ऑफ एक्शन 1992, वो आया बाद में, उसमें भी कुछ छोटे मोटे काम हुए लेकिन बड़ा काम नहीं हो पाया। आगे चल के राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, एक मिशन चलाया गया। उससे पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्ता देने के लिए, हर व्यक्ति, हर बालक तक पहुंचाने के लिए मिशन के रूप में काम किया गया। इस तरह के कई सारे प्रयास हमारे देश में चल रहे थे, कई सारे मिशंस के माध्यम से, कई सारे और विकल्पों के माध्यम से। इसी दौरान साथियों, हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को स्थापित करने के लिए एक बड़े बदलाव की आवश्यकता थी और वह बदलाव चाहिए था पाठ्यचर्या में, क्योंकि पाठ्यचर्या एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है, एक ऐसा मापदंड होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें सीखने सिखाने से लेकर संपूर्ण गतिविधियों के बारे में एक व्यू रचना बनाई जाती है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है और उस रूपरेखा पर के आधार पर संपूर्ण स्कूली शिक्षा, पूरा का पूरा एजुकेशन का सिनेरियो जो है उस पर डिपेंड करता है। उस रूपरेखा के आधार पे ही मूल्यांकन तैयार किए जाते हैं, उसी के आधार पर किताबें तैयार की जाती हैं, उसी के आधार पर सीखने सिखाने के तरीके तैयार किए जाते हैं और उसी के आधार पर सीखने सिखाने की टेक्निक्स, विधियां और ये सारी चीजें तय होती हैं। मूल्यांकन भी उसी पर आधारित होता है। तो सारी चीजों के मूल में स्कूल शिक्षा के संदर्भ में पाठ्यचर्या होती है, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो साथियों, पाठ्यचर्या को लेकर बड़े बदलाव करने की आवश्यकता थी हमारे देश में, गुणवत्ता को लाने के लिए, सब तक पहुंच बनाने के लिए, वास्तविक मायने में शिक्षा को सही रूप से प्रदर्शित करने के लिए। असल में क्या है कि परंपरागत शिक्षा को लेकर, जैसे हम अंग्रेजों की बात करें तो उससे पहले की बात करें, गुरुकुल था, वहां पर शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया हुआ करती थी। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी जो शिक्षा हमारे यहाँ पर प्रचलित की वो बाबू बनाने वाली शिक्षा थी। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा पूरा का पूरा फोकस सब तक शिक्षा पहुंचाने पे गया, गुणवत्ता पर हमारा फोकस अभी तक नहीं जा पाया था।
और जो हमारे यहाँ पर शिक्षा के तरीके बन गए थे, चाहे वो शिक्षक केंद्रित गुरुकुल की पद्धतियां हों, चाहे अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई बाबू वाली पद्धतियां हों, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं स्कूलों में इस तरीके से आ गई थी जिसके चलते वास्तविक शिक्षा जो है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही थी। शिक्षा के मूल उद्देश्य बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। विषय जो बच्चों के साथ डिलीवर किए जा रहे थे उनका वास्तविक रूप क्या है, संरचना क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है, वो क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें स्कूल की गतिविधियों से थोड़ी दूर हो रही थी। साथ ही इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के इस नितांत आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनसीएफ 2005 लाया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई। इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए 1993 में एक डॉक्यूमेंट बना था, शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। इस डॉक्यूमेंट को मूर्त रूप से स्कूली शिक्षा में लागू करने के लिए एनसीएफ 2005 की व्यू रचना बनाई गई। इस संपूर्ण व्यू रचना को प्रैक्टिकली सिद्ध करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में 35 मेंबर्स थे, 35 सदस्य थे, और उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए प्रोफेसर यशपाल साहब को, जो यूजीसी के चेयरमैन भी रहे थे उस टाइम पे। तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 35 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। उसका नाम रखा गया नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए 21 फोकस समूह बनाए, 21 फोकस समूह का निर्माण किया। ये राष्ट्रीय फोकस समूह क्या थे? राष्ट्रीय फोकस समूह कुछ लोगों का समूह था जिसमें कुछ एनजीओ के लोग थे, सरकार के लोग थे, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, संस्थाओं के लोग थे। वो मिलकर पूरे देश में उन्होंने हर राज्य की शिक्षा को देखा, हर राज्य की शिक्षा के बारे में जाना और परखा, और उसके बाद जहां भी गए वहां उन्होंने वहां के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, दस्तावेज इकट्ठे किए, वहां के स्टडीज को निकाला, कई सारे पत्र लिखे, कई सारे शोध लिखे, और उसके बाद इन सारे 21 राष्ट्रीय फोकस समूह के द्वारा जो सामग्री इकट्ठी की गई पूरे देश से, उसको दिल्ली में लाया गया। और दिल्ली में जो प्रोफेसर यशपाल साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी थी 35 सदस्यों की, उस कमेटी ने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा। सारे जो फोकस समूह के द्वारा सूचनाएं, तथ्य, जानकारियां एकत्रित की गई थी स्कूली शिक्षा को लेकर पूरे देश से, उसका विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया, और फिर उसके आधार पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसमें उन सभी फोकस समूह के द्वारा किए गए अध्ययनों का सार था, और उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया जो पूरी तरह से मनोविज्ञान पर आधारित हो, मनोविज्ञान पर आधारित हो। इस तरीके से मनोविज्ञान पर आधारित एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया एनसीएफ 2005 के नाम से, और इस डॉक्यूमेंट को एनसीईआरटी को सौंपा गया। एनसीईआरटी हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी परिषद है जो शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय स्तर के पॉलिसीज को बनाती हैं, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करती हैं, विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करती हैं, या फिर यूं कहो कि सीखने सिखाने को लेकर जो स्कूली शिक्षा है, इस स्कूली शिक्षा की संपूर्ण व्यू रचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर कहीं बनती हैं तो उस एजेंसी में बनती है जिसका नाम एनसीईआरटी है। साथियों, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, 1986 की पॉलिसी से पहले जो पॉलिसी से आई थी उसके तहत। तो एनसीईआरटी ने इस डॉक्यूमेंट को तैयार करवाया, इसको प्रकाशित किया, और जितनी भी भाषाएं हैं हमारे देश में 8वीं अनुसूची में, इन सब में इसका रूपांतरण किया गया। फिर ये डॉक्यूमेंट पूरे देश में हर सभी राज्यों को पहुंचाया गया। केंद्र सरकार ने इसको आम जन तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन और कई सारे ट्रेनिंग सेशन डिजाइन किए पूरे देश में। उसके तहत ये हर जगह सब लोगों तक पहुंचा। जब राज्य में पहुंचा एनसीईआरटी के माध्यम से, तो यहां पर जो एससीईआरटी होती है, जैसे राजस्थान में एससीईआरटी उदयपुर है, तो एनसीईआरटी से एससीईआरटी उदयपुर को पहुंचा। फिर उसने यहां ट्रेनिंग्स और कई सारे दस्तावेज, लीफलेट, ब्रोशर और इस तरह की चीजें तैयार की प्रचार प्रसार के लिए, और डाइट्स को पहुंचाई हर जिले में। डाइट्स ने शिक्षकों के शिविर लगाए, ट्रेनिंग्स करवाई, और शिक्षकों तक इस डॉक्यूमेंट की सिफारिशों को, इस डॉक्यूमेंट में जो चीजें थी उसको पहुंचाने की कोशिश की गई। और साथियों 2005 से लेके अभी तक 2021 में हम खड़े हैं, 2021 तक, अब तक जो स्कूली शिक्षा में संपूर्ण व्यू रचनाएं चल रही हैं वो एनसीएफ 2005 पर ही आधारित हैं। आपके सिलेबस में क्यों रखा है एनसीएफ 2005 को? इसके पीछे पर्पस ये है साथियों कि आप जब स्कूल में जाके काम करोगे बच्चों के साथ में, तो वहां जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होंगी, मूल्यांकन की पद्धतियां होंगी, मूल्यांकन के तरीके होंगे, सीखने सिखाने की विधाएं होंगी, संपूर्ण गतिविधियां जो आप स्कूल में संचालित करोगे, उन सबके बैकबोन में, उन सबके रूट में जो मूल पर्पस, जो सिफारिशें, जो चीजें निकल के आएंगी वो एनसीएफ 2005 से ही निकल के आएंगी। इसीलिए एनसीएफ 2005 के बारे में आपको जानना और समझना बहुत आवश्यक है, इसीलिए आपके सिलेबस में इसको रखा गया है।
एनसीएफ 2005 से लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है, एक से ज्यादा भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं साथियों यहां से, एक होता है फैक्चुअल जो कुछ सूचना तथ्यों से जुड़ा होता है, एक अंडरस्टैंडिंग वाला होता है जो संपूर्ण डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद जो सेशन में लूंगा उसको समझने के बाद आप उसका आंसर कर पाएंगे। ये दस्तावेज एक किताब के नुमा है जिसमें 150 से ज्यादा पृष्ठ हैं, उसमें कई सारी चीजें वर्णित हैं संपूर्ण शिक्षा को लेकर। तो आइए समझते हैं एक बार एनसीएफ 2005 के बारे में कि क्या है ये डॉक्यूमेंट, कौन कौन से तथ्य सूचनाएं इससे संबंधित हैं और कौन कौन सी सिफारिशें इसके 5 अध्यायों में वर्णित की गई हैं। साथियों बात करें एनसीएफ 2005 की तो पूरा नाम मैंने आपको बताया, पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005। इसमें 2005 का आना अनिवार्य है वरना ये जो आपके सिलेबस वाला एनसीएफ है वो नहीं रहेगा, कोई दूसरा एनसीएफ बन जाएगा। हिंदी में इसको पाठ्यचर्या भी कह सकते हैं और इसको शिक्षा क्रम भी कहा जाता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड है करिकुलम, जो कि नवीन अवधारणा है। सिलेबस प्राचीन अवधारणा थी, उसका नवीन अवधारणा आपका करिकुलम है। साथियों बात करें करिकुलम शब्द की तो करिकुलम शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी शब्द करिकुलम जो है इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस अंग्रेजी भाषा के शब्द करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द करेरे से हुई है। ये देखिए किससे हुई है, करेरे से हुई है साथियों। और करेरे का अर्थ होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स का मतलब हो गया दौड़ का मैदान। किसका मैदान जी, दौड़ का मैदान। रेस कोर्स को हम कहेंगे दौड़ का मैदान। इसका मतलब हो गया कि करिकुलम जो है एक दौड़ का मैदान है, खुला मैदान है जहां पर हर बालक अपनी क्षमताओं के अनुरूप दौड़ लगाता है, रेस लगाता है और अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए सर्वांगीण विकास को प्राप्त करता है। अर्थात करिकुलम जो है एक इस तरह का दायरा है, एक इस तरह का लिमिट्स है, एक बाउंड्री है जिसको हम खेल के मैदान के रूप में देख सकते हैं। उस बाउंड्री में, उस दायरे में बालक अपने सर्वांगीण गुणों का, सर्वांगीण शक्तियों का, सर्वांगीण पक्षों का विकास करता है। इसके लिए समस्त संरचनाएं इसमें निहित की होती हैं। किसमें, करिकुलम में। तो क्लियर हुआ, करिकुलम इंग्लिश वर्ड लैटिन शब्द करेरे से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों रेस कोर्स या फिर दौड़ का मैदान, जिसमें एक बालक अपनी संपूर्ण शक्तियों का विकास करता है। तो ये हो गया हमारा रूट वर्ड करिकुलम। अब करिकुलम के बारे में 2 बिंदु और जानते हैं। पाठ्यचर्या जो है किसी विशेष स्तर के छात्रों के अध्ययन हेतु सभी पढ़ाए जाने वाले विषयों से संबंधित होती हैं। 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली, विशेष स्तर के छात्रों, किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पाठ्यचर्या में, छात्रों के लिए होती हैं। अध्ययन हेतु सभी पढ़ाए जाने वाले विषय इसमें शामिल होते हैं, एक ही विषय इसमें शामिल नहीं होता। मैं बात करूं 8वीं क्लास के बालकों की तो 8वीं कक्षा के अंदर जो विषय चलते हैं, जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, शैक्षिक गतिविधियां हैं, संपूर्ण कक्षा 8 के शैक्षिक क्षेत्र में जो जो गतिविधियां संचालित होनी होती हैं वो सब की सब कक्षा 8 के पाठ्यचर्या में वर्णित होती हैं। तो ये एक बालक के लिए सभी पक्षों का विकास करने के लिए सभी विषयों से संबंधित सामग्री इसमें वर्णित होती है। पाठ्यचर्या छात्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास की बात होती है, इसलिए छात्र के सभी विकास के पक्षों को, सभी विषयों को इसमें समाहित किया गया है। ये कहलाती है साथियों पाठ्यचर्या, करिकुलम। अब पाठ्यचर्या की परिभाषा को समझते हैं एक बार। कनिंघम महोदय ने क्या डेफिनेशन दी है पाठ्यचर्या के बारे में। देखिए कनिंघम क्या कहते हैं, कलाकार अर्थात शिक्षक की तुलना कनिंघम ने कलाकार से की है के हाथ में यह पाठ्यचर्या क्या है, एक साधन से तुलना की है पाठ्यचर्या की, जिससे वह पदार्थ क्या है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, जिसको शिक्षक जैसा चाहे वैसा शेप देता है। तो यहां पर पदार्थ किसको मान लिया है, छात्र को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में, जिसको विद्यालय कहा है, में ढाल सकें। अर्थात यहां पर 2-3 चीजें हैं कनिंघम के अनुसार। कलाकार के रूप में शिक्षक होता है जिसके पास एक साधन है। क्या साधन है, पाठ्यचर्या। इस साधन के आधार पर पदार्थ रूपी बालक को अपने स्टूडियो में जैसे मर्जी आए वैसे शेप एक शिक्षक दे सकता है। जो उद्देश्य वो चाहता है उस उद्देश्य के अनुसार उसका निर्माण कर सकता है। तो सीधी भाषा में क्या हो गया,
एक कलाकार रूपी शिक्षक का अपना स्टूडियो होता है जिसमें वो पदार्थ को एक नवीन संरचना के रूप में निर्माण करता है जो विद्यालय में होता है। और इसमें साधन क्या है उस बालक को निर्मित करने के लिए? वो साधन है पाठ्यचर्या। तो संपूर्ण चीजों में मुख्य भूमिका किसकी होगी? पाठ्यचर्या की। दूसरी है मुंडो के अनुसार। मुंडो क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। समस्त अनुभव निहित होते हैं। अनुभव का मतलब हो गया केवल पढ़ाई जाने वाली किताबें ही यहां पर नहीं है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न ही नहीं है यहां पर। समस्त अनुभव जो स्कूल में जाने के बाद एक बालक प्राप्त करता है, चाहे वे प्रार्थना सभा में हो, खेल के मैदान में हो, कक्षों में हो, मध्याह्न भोजन करने के दौरान हो, या अन्य किसी गतिविधि में जब बालक शामिल है उस दौरान हो, वो समस्त अनुभव जो बालक विद्यालय में जाने के बाद प्राप्त करता है वो सब व्यापक दृष्टिकोण से पाठ्यचर्या का हिस्सा होते हैं। ये कहना है साथियों मुनरो का। एक और डेफिनेशन है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 का जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसने क्या डेफिनेशन दी है करिकुलम की? देखिए, पाठ्यचर्या का अभिप्राय उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत तरीके से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि उनमें अनुभवों का एक समूह निहित है। पहली चीज, अनुभवों का एक समूह निहित है जिसको बालक कहां पर? कक्षा कक्ष में, दूसरा पुस्तकालय में, तीसरा प्रयोगशाला में, प्रार्थना सभा में, कार्यशाला में, खेल के मैदान में एवं छात्र अध्यापक के औपचारिक मेल मिलाप से प्राप्त करता है। देखिए, टुकड़े करके समझते हैं। क्या कहता है माध्यमिक शिक्षा आयोग? पाठ्यचर्या का अभिप्राय उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो परंपरागत तरीके से जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनका संबंध केवल सिलेबस से है, पाठ्यक्रम से है, पाठ्यचर्या से नहीं है। पाठ्यचर्या व्यापक परिदृश्य होता है जिसमें सैद्धांतिक रूप से परंपरागत जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो तो है ही, उसके अतिरिक्त क्या क्या शामिल है? अनुभवों का एक समूह है। वो सारे के सारे अनुभव जिसमें ये विषयों की पढ़ाई भी शामिल है, उसके अतिरिक्त अनुभव में क्या शामिल है जिनको बालक कक्ष में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, प्रार्थना सभा में, कार्यशाला में, खेल के मैदान में तथा छात्र अध्यापक के औपचारिक मेल मिलाप के दौरान प्राप्त करता है। इन सारे अनुभवों के संगठन को, अनुभवों के समूह को कहा जाता है पाठ्यचर्या। ऐसी परिभाषा है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की। अर्थात पाठ्यचर्या एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें स्कूल में होने वाली समस्त गतिविधियां शामिल होती हैं। यह हम संक्षिप्त में कह सकते हैं साथियों। तो यह एक व्यापक संदर्भ हो गया पाठ्यचर्या का, करिकुलम का या शिक्षा क्रम का। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द है साथियों, इसको बोलते हैं पाठ्यक्रम। वो पाठ्यचर्या था, ये पाठ्यक्रम है। इंग्लिश में कहते हैं सिलेबस, वो था करिकुलम, ये है सिलेबस। अब देखिए, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। हम कई बार दोनों को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं, लेकिन यहां एक बड़ा डिफरेंस है दोनों में। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। क्या डिफरेंस है? हमने करिकुलम को समझा, अब एक बार सिलेबस को भी समझते हैं। किसी विषय की रूपरेखा उस विषय का पाठ्यक्रम होता है। देखो, यहां पर एक विषय विशेष की बात हो रही है, वहां तो सभी विषयों की बात थी पाठ्यचर्या में, तो यहां केवल एक विषय की बात हो रही है। दूसरी चीज, यह शिक्षक को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। करिकुलम, पाठ्यचर्या बालक को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी, बालक के विकास के संपूर्ण आयामों का उसमें उल्लेख होता था, लेकिन यह केवल शिक्षक के लिए बनाई जाती है, शिक्षक के परिदृश्य में इसको बनाया जाता है। पाठ्यक्रम जो किसी समय पाठ्यचर्या का ही पर्यायवाची माना जाता था, किंतु अब उसका एक अंश बनकर रह गया है। अर्थात पाठ्यक्रम या सिलेबस एक छोटी संकल्पना है जो शिक्षक की सुविधा के लिए बना होता है, जो एक विषय विशेष को लेकर होता है। लेकिन पाठ्यचर्या इससे बड़ी संकल्पना है जिसमें यह तो शामिल होता ही है, इसके अतिरिक्त विद्यालय में जाने के बाद बालक को जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं, चाहे वो खेलों से हो,
शैक्षिक गतिविधियों से हो, उत्सवों से हो, जयंतियों से हो, प्रार्थना सभाओं से हो, खेल के मैदानों से हो, पोषार के दौरान हो, शिक्षक और बालकों के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संदर्भ होता है, शिक्षकों को देखकर जो बालक सीखते हैं, उन सारे के सारे चीजों को हम कहते हैं पाठ्यचर्या। उसकी तुलना में ये छोटा कॉन्सेप्ट है सिलेबस का या पाठ्यक्रम का साथियों। तो ये दोनों चीजों को हमने समझा, पाठ्यचर्या को समझा और पाठ्यक्रम को समझा। ये था मूल हमारा कॉन्सेप्ट करिकुलम और सिलेबस का। कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो टू बी क्लियर, पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है वो छोटी संकल्पना है, जबकि पाठ्यचर्या बड़ी संकल्पना है। सिलेबस शिक्षक को लेकर, विषय को लेकर बनाया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या सभी विषयों को लेकर और बालक को लेकर बनाई जाती है। सिलेबस विषय के साथ ही केंद्रित होता है, उससे आगे नहीं बढ़ता, लेकिन पाठ्यचर्या जो है बालक के सर्वांगीण विकास के साथ संबंधित रखती हैं, जो व्यापक होती हैं साथियों। इसीलिए आजकल सिलेबस के स्थान पर करिकुलम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पाठ्यक्रम के बजाय पाठ्यचर्या का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक शिक्षा पेडागोजी में, आधुनिक शिक्षा शास्त्र में या वर्तमान स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम समाप्त हो गया है, उसको हम यूज नहीं करते हैं। हम इस्तेमाल किसको करते हैं? पाठ्यचर्या को। इसीलिए एनसीएफ 2005 जो है वहां पर पाठ्यचर्या शब्द को लिया गया है, पाठ्यक्रम शब्द को नहीं लिया गया। तो ये हो गया आपका पाठ्यचर्या का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हमारे मूल विषय पर, जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 क्या है, एक बार देखते हैं साथियों। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक एजुकेशन विदाउट बर्डन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है कि शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, किस पर आधारित है, मूल में क्या है, बेसिक थीम क्या है एनसीएफ की। इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा और वो होगा एजुकेशन विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है इसको बहुत अच्छे तरीके से। शिक्षा बिना बोझ के, ये इसका शीर्षक है, सूत्र है, टाइटल है, थीम है, संदर्भ है, मूल में है, किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, शिक्षा बिना बोझ के, इसी पर आधारित है हमारा पूरा का पूरा एनसीएफ 2005। अब देखो शिक्षा बिना बोझ का मतलब क्या है। यहां बोझ का मतलब क्या है? क्या बालक जो बस्ता स्कूल में लेकर जाते हैं बैग कंधे पर टांग कर, उसके बोझ की बात हो रही है? साथियों, कहीं ना कहीं यहां बोझ का मतलब भौतिक बोझ से नहीं है, उस बोझ से नहीं है जिसका मापन होता है। यहां बोझ का आशय है मानसिक बोझ से, मानसिक तनाव और दबाव से, मानसिक चिंताओं से, उस बोझ से जो सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के दौरान बच्चों के ऊपर डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? हमारी जो परंपरागत शिक्षा पद्धतियां हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हैं या फिर गुरुकुल पद्धति से जो मिली हैं, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक को मुख्य भूमिका में रखा गया है, विषयों को मुख्य भूमिका में रखा गया है। तो विषय और शिक्षक को बालक में एज इट इज फीड करने के लिए, रटवाने के लिए रटंत विद्या पर बल देते हैं। उसके लिए दबाव का इस्तेमाल किया जाता है, भय का भी इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षक जैसे चाहे वैसे बच्चों को चीजों को रटवाता है, सिखाता है। मूल्यांकन पर बहुत बल दिया जाता है, मूल्यांकन पर आधारित ही समस्त प्रक्रियाओं को बनाया जाता है। तो ये परंपरागत तरीके थे जहां पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बालक को बोझ महसूस होता था, तनाव दबाव महसूस होता था, बालक कई बार चिंताओं में आ जाता था। अभी भी आप देखो जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो जो बालक बोर्ड एग्जाम में होता है ना, बोर्ड परीक्षा में होता है, बोर्ड की कक्षा में होता है, उसका 10th में आते ही, 12th में आते ही टीचर्स, पेरेंट्स, दोस्त वगैरह सब बोलना शुरू करते हैं, तेरा बोर्ड है, तेरा बोर्ड है, इस साल तेरा बोर्ड है। तो बेचारा पूरे साल इस बोझ के तले वह अपना काम करता है, बड़े तनाव में, दबाव में रहता है, बहुत अवेयर रहता है। अवेयर रहना जरूरी है, लेकिन दबाव में रहना जरूरी नहीं है। तो साथियों, शिक्षा जो है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क में संरचित होती हैं, गतिविधियों पर आधारित होती हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर बोझ किसी प्रक्रिया को समझ लिया है तो क्या मस्तिष्क स्वतंत्र काम कर पाएगा, स्वतंत्र रूप से सोच पाएगा? अगर स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पा रहा है, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से ज्ञान की संरचना बनना संभव नहीं है। इसीलिए शिक्षा बिना बोझ के इस शब्द को लिया गया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए।
एजुकेशन विदाउट बर्डन, एजुकेशन में बर्डन नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए। तो ये शब्द सबसे पहले कहां पर आया, कहां पर एजुकेशन विदाउट बर्डन की थीम आई? तो साथियों सबसे पहले शिक्षा बिना बोझ नामक रिपोर्ट 1993 में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में तैयार की गई थी 1993 में, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाया था ये। तो 1993 में जो रिपोर्ट बनी थी शिक्षा बिना बोझ के, इस रिपोर्ट के आधार पर ही, इस रिपोर्ट को क्रियान्विति में लाने के लिए ही प्रोफेसर यशपाल की कमेटी ने एनसीएफ को तैयार किया है कहीं ना कहीं। तो ये जो एनसीएफ 2005 है, जिसका मूल आधार शीर्षक शिक्षा बिना बोझ के हैं, इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से होता है साथियों। उनके निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। याद रखिए, कई बार यहां से पूछने की प्रबल संभावना बन जाती है। सभ्यता और प्रगति नामक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध था, उसका एक उद्धरण, एक एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट लिया गया है। उस स्टेटमेंट से एनसीएफ 2005 की शुरुआत होती है। स्टेटमेंट क्या है, अभी आप देखेंगे तो संपूर्ण एनसीएफ ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टेटमेंट क्या है साथियों, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा इसकी विकृति का खतरा है। अब देखो समझो एक बार, सृजनात्मकता और उदार आनंद, एक चीज होगी सृजनात्मकता, दूसरा हो गया आनंद। कैसा आनंद? उदार आनंद बचपन की कुंजी है। अर्थात बचपन जो होता है, बचपन का नेचर ऐसा होता है, बचपन की प्रकृति ऐसी होती है जहां बालक नई नई चीजें ढूंढता है, सृजनात्मक होता है, हर नई चीज में विश्वास करता है, बड़ी रुचि के साथ, आनंद के साथ नई नई चीजों को वो खोजता है, उनमें काम करता है। तो सृजनात्मकता उसमें होती है जब बालक बचपन में होता है। उदार आनंद, और उसका जो आनंद होता है ना वो उदार होता है, उसमें कोई जटिलता नहीं होती है, आधुनिकता नहीं होती है, स्वार्थता नहीं होती है, अपने ही बारे में कोई संकल्पना नहीं होती है, उदार होता है, खुल के आनंद लेने की स्थिति होती है, खुलकर सृजनात्मकता की प्रवृत्ति बचपन में होती है। यह है बचपन का बचपन की विशेषता, बचपन की प्रकृति, बचपन का नेचर। तो बचपन जो है वो सृजनात्मक होता है, उदार आनंद वाला होता है, उल्लास और हर्ष वाला होता है। ये बचपन की विशेषता कही है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब आगे देखो, और ना समझ वयस्क संसार। वयस्क का मतलब हम बड़े का मतलब कौन? टीचर्स, स्कूल, माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब वयस्क जो बालक से बड़े हैं। इन सब से बना हुआ संसार कैसा है? ना समझ है। क्यों कहते हैं ना समझ? क्योंकि जो बालक में सृजनात्मकता की प्रकृति होती है, बालक में उदार आनंद की प्रकृति होती है, उसको ये संसार जो बड़े लोगों का है उसको समझ नहीं पाता है, बालक इस प्रकृति को नहीं समझता है, इसलिए कहा है ना समझ। द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। किसकी विकृति? उन बालकों की विकृति जो सृजनात्मक हैं, जो उदार आनंद का जीवन जी रहे हैं, उनकी सृजनात्मकता को इन वयस्क संसार के नासमझ लोगों के द्वारा डैमेज किए जाने की संभावना है, उनके उदार आनंद को डैमेज किए जाने की संभावना है, उनको खुलकर नहीं जीने के लिए उनको विकृत करने की संभावना है, इसका खतरा है। तो क्लियर हुआ मेरी बात आपको? बालक जो है, जो बचपन में होता है, वो बहुत क्रिएटिव होता है, उदार आनंद वाला होता है उसका बचपन। लेकिन क्योंकि इस बचपन को हम बड़े लोग, हम शिक्षक, विद्यालय और जो वयस्क हैं, बच्चे से बड़े हैं, वो उसको नहीं समझते हैं, तो फिर बच्चे को वो अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। जो चाहे वही सिखाना चाहते हैं, जैसे चाहे वैसे सिखाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा? उसकी सृजनात्मकता, उसका उदार आनंद जो है ना, वो विकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए बालक को मूल रूप से जैसी प्रकृति है उसको उसी प्रकृति के हिसाब से आगे स्वतंत्र बढ़ने के मौके दिए जाने चाहिए। ये स्टेटमेंट कहना चाहता है। हम बड़ों को समझने की आवश्यकता है, हम शिक्षकों को, परिवारजनों को, समाज को, समुदाय को समझने की आवश्यकता है कि हम बालक के सृजनात्मकता को, उदार आनंद को विकृत ना करें, उसको डैमेज नहीं करें, वो जैसा है उसको वैसे बढ़ने के मौके दें। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस स्थिति को बनाने के लिए, इस चीज को व्यवहार में लाने के लिए, इस चीज को स्कूलों में लाने के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना होगा। नवीन विषयों की संकल्पना के साथ, विषयों की वास्तविक उद्देश्यों को लेकर समझाना पड़ेगा टीचर्स को, स्कूली प्रक्रियाओं में बदलाव लाना पड़ेगा। तब जाके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो बालकों के बचपन की
परिकल्पना करते हैं ये कक्षा कक्षों में फलीभूत हो पाएगी। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालकों की सृजनात्मकता बनी रहे, बालकों का उदार आनंद बना रहे, बालकों को शिक्षा बोझ ना लगे, रुचि के साथ, आनंद के साथ, प्राकृतिक सीखने की संरचना के साथ एक बालक संपूर्ण स्कूली शिक्षा को पूरा करे, इस उद्देश्य को लेकर, इस परिदृश्य को लेकर, इस मूल भावनाओं को लेकर एनसीएफ बनाया गया। इसीलिए इसकी शुरुआत में इस स्टेटमेंट को रखा गया है। साथियों आगे चलें तो जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि एनसीएफ 2005 को बनाने के लिए 35 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई और इस कमेटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 100 बार अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया गया है। एनसीएफ के अध्यक्ष कौन थे, एनसीएफ के लिए बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष कौन था, एनसीएफ किसकी अध्यक्षता में बना, एनसीएफ बनाने में किसकी मूल भूमिका थी, एनसीएफ की समस्त अध्यायों का, सिफारिशों का निर्माण किस व्यक्ति ने किया। तो साथियों इन सबके पीछे घूम फिर के नाम आता है प्रोफेसर यशपाल, जो उस समय यूजीसी के चेयरमैन भी थे। आगे चलें, राष्ट्रीय संचालन समिति, कौन सी, नेशनल स्टीयरिंग समिति ने 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का निर्माण किया। कितने, 21 का गठन किया, जिनके द्वारा स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक स्तर का मतलब हो गया पीएस, प्राथमिक, यूपीएस, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ये स्कूली शिक्षा के सारे स्तर हैं। पर शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करके, किससे चर्चा, पूरे देश में, सभी राज्यों में, एनजीओ से, प्राइवेट स्कूल से, अन्य संस्थाओं से, संगठनों से, सरकारी स्कूलों से, निजी स्कूलों से, सभी स्तरों पर, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सभी जगह चर्चा करके उन्होंने क्या किया, एनसीएफ 2005 को दस्तावेज के रूप में तैयार किया। तो जो आपके राष्ट्रीय फोकस समूह के द्वारा सूचनाएं, तथ्य, आंकड़े, पत्र, शोध ये सब तैयार किए गए, उनके द्वारा, उन सबके सार से, उनके संदर्भों से एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। साथियों तो 2-3 बिंदु याद रखने हैं। पहली, कमेटी के सदस्य कितने थे, 35, अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल, राष्ट्रीय फोकस समूह की संख्या कितनी थी, 21 थी। क्यों बनाए गए, राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, उच्च माध्यमिक शिक्षा के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए, जानकारियां एकत्रित करने के लिए। अब ये जो सारा एनसीएफ तैयार किया गया, इस एनसीएफ को एक किताब के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करके प्रकाशित किया गया। तो ये काम किसने किया, एनसीईआरटी ने यह काम किया, याद रखना। फिर एनसीईआरटी को, इसको तैयार करने के बाद एनसीईआरटी ने ही इस दस्तावेज को संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाएं, कितनी भाषाएं, वहां पर 22 भाषाओं का वर्णन है, इन सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण किया गया। किसका, एनसीएफ 2005 डॉक्यूमेंट का। इसकी समीक्षा करने के लिए एक केब है, केब का मतलब होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केब की फुल फॉर्म ये होती है। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इसकी सिफारिश की, इसकी समीक्षा की, इस पर व्यूज दिए और इस प्रकार एनसीएफ 2005 जो है व्यवहारिक दृष्टि से स्कूली शिक्षा में हमारे राष्ट्र के स्कूलों तक पहुंचने की संकल्पना पूरी हुई। साथियों अब इस संपूर्ण दस्तावेज में, पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी सिफारिशें हैं, जितनी भी बातें हैं, जितने भी तथ्य हैं, उन सबको 5 अध्यायों में रखा गया है। तो आपसे पूछे एनसीएफ में कितने अध्याय हैं, तो भाई यहां पर अध्यायों की संख्या कितनी है, 5 अध्याय हैं एनसीएफ में। पहले अध्याय का नाम है परिप्रेक्ष्य। साथियों परिप्रेक्ष्य जो है, परिप्रेक्ष्य में आजादी के बाद से लेकर अब तक स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए, स्कूली शिक्षा के बारे में जितने भी बोर्ड बने हैं, समितियां बनी हैं, एनसीएफ बने हैं, जितनी भी सिफारिशें हुई हैं, उन सब के बारे में वर्णन किया गया है। उन सब के बारे में जितनी भी चीजें थी, उन सब के बारे में कहां वर्णन किया गया है, परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद दूसरे अध्याय का नाम है सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान में ज्ञान की प्रकृति क्या है, अर्थात ज्ञान कैसे बालक के मस्तिष्क में जाता है, संज्ञान क्या है, कॉग्निटिव क्या है, ज्ञान क्या है, ये कैसे मानसिक प्रक्रिया के साथ संचालित होता है और ये ज्ञान बालक में जाता कैसे है, बालक इसको ग्रहण कैसे करता है, बालक के मस्तिष्क में इसकी संरचना कैसे बनती है, इन सब के बारे में डिटेल से दिया गया है सीखना और ज्ञान नामक दूसरे अध्याय में। इसमें किन किन को महत्व दिया है, निर्मितवाद को महत्व दिया है,
निर्मितवाद याद करो, हम यूनिट 2 जब पढ़ रहे थे ना, तो निर्मितवादी उपागम मैंने आपको समझाया था। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। कर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर स्वयं व दुनिया को समझने से संबंधित प्रक्रियाओं को महत्व दिया हुआ है अध्याय 2 में। बात करें अध्याय 3 की, तो यह पाठ्यचर्या के क्षेत्र के बारे में है। पाठ्यचर्या में किन किन क्षेत्रों में पाठ्यचर्या ने वर्णन किया हुआ है साथियों, तो वहां पर विविध विषयों के बारे में चर्चा है। विविध विषयों का मतलब वो सारे विषय जो वर्तमान में स्कूली शिक्षा में चलाए जा रहे हैं। जैसे लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ये सारी भाषाएं हैं जो स्कूली शिक्षा में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, ये सारे विषय, इन सारे विषयों की प्रकृति क्या है, इनका नेचर क्या है, मूल रूप से ये विषय कैसे होने चाहिए, इनका वास्तविक उद्देश्य क्या है, उन्हीं चीजों को लेकर क्या हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इन सब के बारे में जो विमर्श हैं, जो सिफारिशें हैं, वो है साथियों अध्याय 3 पाठ्यचर्या के क्षेत्र में। अगला है अध्याय 4 विद्यालय और कक्ष का वातावरण। क्योंकि जो एनसीएफ है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ये जो विषय हैं सारे के सारे, ये बालकों के साथ कहाँ बनाए जाते हैं, इन सब पर कहाँ काम होता है साथियों, तो इन सब पर काम होता है विद्यालय में। विद्यालय और विद्यालय की भी कक्षों में, तो विद्यालय का वातावरण कैसा हो, कक्षों का वातावरण कैसा हो, इन सारी चीजों के बारे में वर्णन किया है अध्याय 4 में। और अंतिम अध्याय जो है साथियों वो है व्यवस्थागत सुधार का, कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में क्या सुधार होना चाहिए। व्यवस्थागत सुधार का मतलब हो गया कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, क्वालिटेटिव बनाने के लिए किताबों में क्या बदलाव होना चाहिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या बदलाव होना चाहिए, सीखने सिखाने की गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, सीखने की विधियां कैसी होनी चाहिए, सामग्री कैसी होनी चाहिए, स्कूल कैसे होने चाहिए, कक्ष कैसे होने चाहिए, इन सब के बारे में जहां सुधार की गुंजाइश है, उन सब सुधारों के बारे में सिफारिशें की गई हैं व्यवस्थागत सुधार नामक अध्याय में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार 5 अध्यायों के माध्यम से एनसीएफ 2005 जो डॉक्यूमेंट हैं, इसमें संपूर्ण सिफारिशों को, संपूर्ण तथ्यों, सूचनाओं और बातों को दिया गया है। तो ये हो गए हमारे 5 अध्याय। याद रखना है, 5 अध्यायों का नाम आपको पता रहे, और थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा वो संदर्भ भी आपको पता रहे, यहां से भी पूछे जाने की संभावना बनती है अगले एग्जाम में। अब एक मूल विषय पर आते हैं साथियों कि एनसीएफ 2005 जो है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक सिद्धांत क्या है, कौन से निर्देशक सिद्धांत हैं। तो निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो पहले हम थीम को समझते हैं कि क्यों इन 5 निर्देशक सिद्धांतों को एनसीएफ का आधार बनाया गया, जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। क्या आवश्यकता आ गई थी इनकी, तो उसके लिए लाइन पढ़नी पड़ेगी हमें। देखो, हमारे शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षा की गुणवत्ता में आज गहरी विकृति आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका प्रमाण ये तथ्य कि शिक्षा बच्चों और उनके मां बाप के लिए तनाव और बोझ का कारण बन गई है। इस विकृति को दुरुस्त करने के लिए पाठ्यचर्या के इस दस्तावेज में पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। अब देखिए, मूल भावना को समझते हैं अपन। जैसे कि रिसेंटली मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे बोर्ड एग्जाम का मैंने एग्जांपल दिया था, 10वीं 12वीं का एग्जांपल दिया था। जो ही बच्चा 10वीं में आता है, 12वीं में आता है, तो अलग तरह की सिचुएशन बच्चे के साथ में बन जाती हैं। और भी स्कूली शिक्षा में धीरे 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 चलते चलते वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अर्थात 2005 में जब ये डॉक्यूमेंट बना था उस समय की बात है, अभी तो काफी कुछ गुंजाइश, काफी सुधार हो चुका है प्रारंभिक शिक्षा में। प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता आ रही है धीरे धीरे, प्रारंभिक शिक्षा में नवीन विधाएं आ रही है, एनसीएफ 2005 की सिफारिशें लागू हो रही हैं। लेकिन यह स्टेटमेंट है 2005 का, जब इसको लागू किया गया था। उस समय तक बहुत सारी विकृतियां थी प्रारंभिक शिक्षा में। विकृतियां क्या थी कि प्रारंभिक शिक्षा जो है उसमें तनाव था, दबाव था, बोझ था, पेरेंट्स में, टीचर्स में, बच्चों में, उसके बारे में अलग सी धारणाएं बन गई थी। तो उस धारणा को, उस तनाव दबाव को, स्कूली शिक्षा का जो विकृत रूप स्कूल्स में आ गया था, उसको ठीक करने के लिए, वास्तविक रूप में लाने के लिए इन 5 निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है एनसीएफ में, कि भाई ये सारी चीजें हो जाएंगी तो स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो तनाव रहित हो जाएगा, बोझ रहित हो जाएगा। पेरेंट्स को, अभिभावकों को, बच्चों को, शिक्षकों को शिक्षा बोझ महसूस नहीं होंगी। तो कौन कौन से निर्देशक सिद्धांत बात करते हैं साथियों? पहले की, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
विद्यालय की दीवारों को नीचा किया जाए। ऐसी बातें पहले भी कई बार कही गई थी। विद्यालयों को समुदाय से जोड़ा जाए। विद्यालय समुदाय के लिए बने हैं, समुदाय का आईना होने चाहिए विद्यालय। इस तरह की बातें पहले कई डॉक्यूमेंट्स में कही गई थी, लेकिन यहां पर यह बिंदु जोड़ा गया कि भाई ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। अब क्यों जोड़ा जाए वो समझिए आप। कई बार हम देखते हैं कि एक बच्चा बहुत टैलेंट होता है, मेरिट होल्डर होता है स्कूली शिक्षा में, लेकिन व्यवहार में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। उसके पीछे क्या रीजन होता है? उसके पीछे रीजन ये होता है कि उस बालक में आंकड़े, तथ्य, सूचनाएं, जानकारियां, विषय को लेकर तो गहरी पकड़ है, उसने रट लिया है, याद कर लिया है, बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, लेकिन केवल सैद्धांतिक रूप से वह आगे है, व्यवहारिक रूप से वह आगे नहीं है। इसीलिए स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, स्कूल में जो विषय हैं, स्कूल में जो सीखने सिखाने की गतिविधियां हैं, मेथड्स हैं, उपागम हैं, सामग्रियां हैं, उन सबको स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। अर्थात अगर स्कूल में किसी विषय को समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है तो वो एग्जाम्पल परिवेश में से दिया जाए। कोई टीएलएम इस्तेमाल की जा रही है तो परिवेश में से उसका रेफरेंस लिया जाए। ये सारी चीजें जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? ताकि स्कूल में जो एजुकेशन हो रहा है वह बालक के व्यवहार में काम आए। सिंपल समझिए आप, एक बच्चा गणित में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है, लेकिन वही बच्चा जब शाम को मम्मी के साथ सब्जी मंडी जाता है तो वहां सब्जी वाले को उसने कितने रुपए दिए, उसकी सब्जी कितने रुपए की हुई, वापस कितने रुपए आने चाहिए, अगर यह सामान्य समस्या का समाधान वह नहीं कर पाता है तो उसके गणित में आने वाले 100 में से 100 नंबर किसी भी काम के नहीं हैं। एक बालक सामाजिक अध्ययन में या पर्यावरण में पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर आता है, लेकिन वह घर आने के बाद पेड़ पौधों की देखभाल नहीं करता है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसमें प्रजातांत्रिक गुण उसमें नहीं है, तो कहीं भी उसको पर्यावरण में या सामाजिक अध्ययन में मिलने वाले 100 नंबर की व्यवहारिक उद्देश्य, व्यवहारिक उपादेयता नहीं है साथियों। तो ये सब कब होगा? जब ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाएगा। दूसरा बिंदु है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना। रटंत प्रणाली जो है ये गुरुकुल पद्धति से ही हमारे देश में चली आ रही है। पहले मंत्र होते थे, श्लोक और सूक्त होते थे, जिनको कंठस्थ करवाया जाता था बार बार बुलवाकर। तब से स्कूली शिक्षा में रटंत प्रणाली चली हुई है। साथियों, रटना जो है वो केवल स्मृति पर आधारित होता है, जो संज्ञान के निर्माण का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। वास्तविक रूप से संज्ञान के निर्माण का सबसे उच्च हिस्सा जो होता है, सीखने का जो उच्च हिस्सा होता है, वो चिंतन होता है। चिंतन होता है, स्मृति के बाद अवबोध, उसके बाद फिर चिंतन। तो रटंत विद्या से केवल स्मृति आती है, ना अवबोध का निर्माण होता है, ना ही चिंतन का निर्माण होता है। और जब तक चिंतन विकसित नहीं होता है तब तक एक बालक समस्याओं का समाधान करने योग्य नहीं बनता है। इसलिए रटंत विद्या को, रटंत प्रणाली को महत्व दिए जाने के बजाय बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने को महत्व दिया गया है, ताकि वह स्वतंत्र रूप से अनुभवों को सर्जित करते हुए ज्ञान का निर्माण करे। तीसरा बिंदु साथियों, तीसरा निर्देशक सिद्धांत है पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन की वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराएं, बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विषय में पूरे नंबर आ जाएं, किसी परीक्षा में पूरे नंबर आ जाएं, किसी किताब को पूरी तरह याद कर ले, बच्चा जो पूछे उसको सुना देवे, यही संपूर्ण शिक्षा नहीं है। संपूर्ण शिक्षा का मतलब बालक के चहुमुखी विकास हो, सामाजिक गुणों का विकास हो, नैतिक गुणों का विकास हो, बालक में शारीरिक कुशलताएं बने, सीखने समझने की क्षमता बने, समस्या समाधान की क्षमता बने, प्रजातांत्रिक मूल्यों का उसमें विकास हो, दूसरों के प्रति सहानुभूति उसमें बने, संवेगों को समझने की संवेगात्मक बुद्धि का उसमें विकास हो। ये सारी की सारी चीजें किसी बालक में बनेगी तब जाके चहुमुखी विकास बालक का सुनिश्चित होगा, वरना चहुमुखी विकास सुनिश्चित नहीं हो सकता। तो इसका तीसरा निर्देशक सिद्धांत है कि स्कूली शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए, उसके पाठ्यचर्या में इस तरह से संवर्धन किया जाना चाहिए, उस तरह से उसको और रिच बनाया जाना चाहिए कि बालक के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास का उसमें उपाय हो और यह पाठ्यचर्या सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करे। चौथा बिंदु साथियों, परीक्षा को लेकर, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
लचीले बनाने का मतलब परीक्षा जो है बहुत हार्ड नहीं हो, परिस्थिति के अनुसार परीक्षा को बदल दिया जाए, बालक के स्तर रुचि के अनुसार बदल दिया जाए, परीक्षा बाधा के रूप में ना हो, बाधक के रूप में ना हो, बैरियर्स के रूप में ना हो, शिक्षा को पूरा करने में अवरोध के रूप में परीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो यह है परीक्षा को लचीला बनाने का मतलब। तथा कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए, केवल रटने पर आधारित परीक्षा नहीं होनी चाहिए। परीक्षा जो है वो कक्षा की गतिविधियों से जुड़ी हुई हो, एक्टिविटी पर आधारित हो, निष्पादन पर आधारित हो, कार्य क्षमता पर आधारित हो, कुशलताओं पर आधारित हो, केवल स्मृति पर आधारित परीक्षा नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में यह बदलाव करने की आवश्यकता है साथियों। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, अर्थात बालक जो है, स्टूडेंट जो है, लर्नर जो है, जो स्कूली शिक्षा पूरी करता है, उसमें एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो बालक में खुद में, जिससे वह उसमें क्या क्या चीजें आए, उसके व्यवहार में प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हो, अर्थात एक बालक में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास हो। कई सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्याएं जो हैं, जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, महिलाओं के साथ हो रहे अनैतिक और अत्याचार बहुत बड़ी समस्याएं हैं, किशोर जो स्ट्रेस में आके आत्महत्याएं कर लेते हैं, कई सारी समस्याओं से घिर जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। प्रजातंत्र डेमोक्रेसी जो है वो वास्तविक रूप को खो रही है, एक बहुत बड़ी समस्या है। अपराध बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया आज एक बहुत विपरीत परिस्थिति में जी रही है, अर्थात यूं कहें कि पूरी दुनिया आग के गोले पर बैठी हुई है। हर देश के पास एटॉमिक पावर्स हैं, किसी एक ने भी इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया खत्म होने की संभावना बन जाती है। तो इस तरह की स्थिति में एक बालक के मस्तिष्क में इस तरह की चीजें निर्मित हों, इस तरह का ज्ञान और इस तरह की समझ उसमें बने, जिससे वो प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझे, देश के ज्वलंत समस्याओं को समझे और इनको लेकर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं हैं, इनके ऊपर उसकी समझ का विकास हो। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, उसके लिए पाठ्यचर्या में सिफारिशों को निर्धारित किया गया है। इस उद्देश्य को लेकर पाठ्यचर्या को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है साथियों। तो ये हो गए हमारे एनसीएफ 2005 के 5 निर्देशक तत्व, इनको ध्यान रखना है, समझना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है साथियों। अब आगे हम बात करते हैं साथियों एनसीएफ 2005 की विशेषताएं या प्रमुख बिंदु या सुझाव। पीछे जो 5 निर्देशक तत्व हमने समझे, एनसीएफ 2005 का शीर्षक हमने समझा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो स्टेटमेंट था उसको हमने समझा, 5 अध्यायों को हमने समझा। इन सारी संकल्पनाओं के आधार पर हम पूरे एनसीएफ के कुछ मेन सिफारिशों की बात करेंगे। बहुत डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो बिंदु मैं यहां डिस्कस करूंगा वहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना, आप उसी को लेके तैयार करें। तो मेन जो बुनियादी बिंदु है उनकी बात करेंगे साथियों। तो पहला हमारा है बुनियादी प्रस्ताव, कि एनसीएफ 2005 में जो 5 अध्याय हैं, उन 5 अध्यायों में समग्र रूप से कौन कौन से बुनियादी प्रस्ताव दिए गए हैं, कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता है, जिनको बदलने के लिए एनसीएफ 2005 ने सिफारिशें दी हैं, और कौन सी सिफारिश दी है उसी को समझते हैं। पहला बिंदु है शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, मैंने डिस्कशन किया। संपूर्ण एनसीएफ का मूल क्या है, शिक्षा को बिना बोझ के बनाया जाए, बिना दबाव के बनाया जाए, रुचि के साथ बच्चा पढ़े, आनंद के साथ बच्चा पढ़े, स्वतंत्र रूप से बच्चा सीखे। पाठ्यचर्या सुधार से संबंधित व्यवस्थागत परिवर्तन, पाठ्यचर्या में लगातार सुधार होने की आवश्यकता है, इसके लिए व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए, पाठ्यचर्या में बदलाव होना चाहिए, किताबों में बदलाव होना चाहिए, वो सिफारिश भी यहाँ पर की गई है। शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है एनसीएफ का। शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को, राष्ट्रीय व्यवस्था का मतलब हो गया, देखो हमारे देश में शिक्षा जो है ना, राज्य सूची का विषय भी है और केंद्र की सूची का विषय भी है, अर्थात समवर्ती सूची में आता है शिक्षा। जब समवर्ती सूची में कोई विषय आता है तो उस विषय पर केंद्र भी अपनी सिफारिशें दे सकता है और राज्य भी अपनी सिफारिशें दे सकता है, दोनों मिलकर उन विषयों को आगे डेवलप करते हैं प्रजातंत्र में। तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, अर्थात केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहां भूमिका होती है और राज्यों की भी यहां पर भूमिका होती है। तो नेशनल पॉलिसी क्या है कि संपूर्ण देश की शिक्षा प्रणाली जो है एटलीस्ट एक जैसी होनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि राष्ट्रीय व्यवस्था जो है, राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था है शिक्षा की, उसमें हमारा समाज, हमारा देश कैसा है, बहुलतावादी है। बहुलता का मतलब बहुत सारे धर्म
यहाँ पर हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे रंग रूप की संरचना यहाँ पर है, बहुत सारे मौसम यहाँ पर हैं, बहुत सारे प्रदेश यहाँ पर हैं, मतलब बड़ी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, विविधता है, विविधता में एकता वाला हमारा देश है। तो विविधता में एकता की जो हमारी विशेषता है, जो हमारी पृष्ठभूमि है भारत राष्ट्र की, वो बनी रहे, उसको कायम रखने के लिए शिक्षा की जो राष्ट्रीय थ्योरी है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की जो पॉलिसी है, वो होनी चाहिए। देखो, शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करने के लिए, हमारा जो बहुलतावादी समाज है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा को, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा को मजबूती प्रदान हो, अर्थात सभी बहुलता वाले समाज, विशेषताओं वाले वर्ग इसको स्वीकार करें और ये राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था जो है, ये हर जगह, हर स्थान पर, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो। संवैधानिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा कैसी हो? जिसमें संवैधानिक मूल्यों का विकास हो, बालक संविधान को समझे, संविधान की विशेषताओं को समझे, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में संवैधानिकताओं को लेकर आए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव एजुकेशन, शिक्षा सब तक पहुंच रही है लेकिन गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ECC बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ECC राजस्थान में इसको पहले इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन अभी पूर्व प्राथमिक के कई सारे टीचर्स की भर्ती की गई है, स्कूलों में इसको महत्व दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी को प्राथमिक विद्यालय से जोड़ा जा रहा है। जब आंगनबाड़ी को इससे जोड़ रहे हैं ना, तो वहां पर ECC का इंपॉर्टेंस है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की इंपॉर्टेंस है। और अभी जो NEP 2020 आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें तो कक्षा 1 और 2 को पूर्व प्राथमिक से जोड़ दिया गया है और एक अलग से इकाई बनाई गई है। आगे हम बात करेंगे तब मैं समझाऊंगा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा ECE की योजना पेशेवर दक्षता के साथ बनाई जाए और इसका सार्थक विस्तार भी किया जाए। पेशेवर दक्षता का मतलब होता है कि यहां से ही बालकों में किसी भी एक विशेष क्षेत्र में कुशलता बने, इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। उसके अलावा क्या है बुनियादी सिफारिशें? लोकतांत्रिक मूल्य व व्यवहार के प्रति कटिबद्धता होनी चाहिए। जो स्कूली शिक्षा में बालक है उसमें लोकतांत्रिक मूल्य हो और व्यवहार के प्रति उसकी कटिबद्धता हो। लैंगिक न्याय व समता, अर्थात लैंगिक भेद की संकल्पना बच्चों में नहीं होनी चाहिए। बालक और बालिकाओं के लिए बराबर स्थान होना चाहिए समाज में, दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए और ये जेंडर वाली जो संकल्पना है ना, ये नहीं आगे बढ़नी चाहिए। समानता, समता का मतलब बराबर अधिकार हैं, और न्याय, किसी भी तरीके से लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसके प्रति न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति सम्मान, नैतिकता बहुत गिर रही है इन दिनों, इसलिए महिलाओं के प्रति सम्मान अगर बच्चों में विकसित होगा, पाठ्यचर्या का हिस्सा होगा महिलाओं के प्रति सम्मान बनाना, तो संपूर्ण राष्ट्र में जो युवा निकलेंगे शिक्षा को प्राप्त करके, उन सब में क्या होगा? महिलाओं के प्रति सम्मान होगा। तो धीरे धीरे आने वाले कुछ पीढ़ियों के बाद स्कूली शिक्षा, जब सब नवीन स्कूली शिक्षा NCF 2005 पर आधारित स्कूली शिक्षा वाले बच्चे जब बाहर आएंगे, युवा बनेंगे, प्रौढ़ बनेंगे, तो उन सब में महिलाओं के प्रति सम्मान का नजरिया होगा। गुणवत्ता आयाम शीर्षक में बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। परिप्रेक्ष्य जो हमारा पहला अध्याय था ना, उस पहले अध्याय में एक शीर्षक है गुणवत्ता आयाम, वहां पर इसको बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। अर्थात बालकों को रटंत विद्या पर जोर नहीं देकर उनके द्वारा अनुभवों की संरचना पर जोर दिया जाना चाहिए तथा उसके लिए पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है, इसकी सिफारिश की गई है। बालक का सर्वांगीण विकास यथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक एवं विद्यालय के लिए तैयारी वाला पाठ्यचर्या होनी चाहिए। देखो क्या सर्वांगीण विकास का मतलब, शारीरिक विकास की सिफारिशें भी होनी चाहिए पाठ्यचर्या में, मानसिक विकास भी बालक का विद्यालय में होना चाहिए, सामाजिक विकास भी हो, भावात्मक विकास भी हो, और विद्यालय के लिए तैयारी का मतलब होता है, अगर पूर्व प्राथमिक की बात कर रहे हैं तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा ऐसी हो जो प्राथमिक शिक्षा में मदद करे, प्राथमिक शिक्षा ऐसी हो जो उच्च प्राथमिक शिक्षा में मदद करे, उच्च प्राथमिक शिक्षा ऐसी हो जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में मदद करे, तो यह कहलाता है अगले स्तर के विद्यालय के लिए तैयारी होना। तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो इस तरीके का होना चाहिए। तो साथियों, ये हुए हमारे बुनियादी प्रस्ताव। बुनियादी प्रस्तावों के बाद हम नंबर 2 पर बात करेंगे अध्ययन अध्यापन संबंधी प्रस्तावों को लेकर, कि सीखने सिखाने को लेकर, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को लेकर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर NCF 2005 में कौन कौन सी सिफारिशें हैं। तो साथियों, पहला बिंदु है सर्वांगीण विकास।
ऑल ओवर डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सी बात है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया ऐसी हो जहां पर सर्वांगीण विकास को इंपॉर्टेंस दी जाए, विषय विशेष को या कंटेंट विशेष को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। समावेशी वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। समावेशी वातावरण का मतलब होता है जहां पर हर बालक को बराबर महत्व दिया जाए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सामाजिक रूप से नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, किसी धर्म विशेष का हो, चाहे वो विकलांग हो, अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, विशेष आवश्यकता वाला हो, किसी भी तरीके का बालक हो, हर तरह के बालक को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। एक ही कक्षा कक्ष में एक ही समय पर एक ही शिक्षक के द्वारा समान तरीके से उसकी कुशलताओं को विकसित किया जाना चाहिए, उसको कहते हैं समावेशी वातावरण। तो स्कूली शिक्षा में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में यह होना जरूरी है, किसी भी तरीके से भेदभाव वाली स्थितियां नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों की सहभागिता व रचनात्मकता, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बालकों का इंटरफेयर होना जरूरी है, उनका रोल होना जरूरी है। शिक्षक केंद्रित ही गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, बालकों की भी सहभागिता होनी चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी रचनात्मकता का विकास होगा। याद करो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट क्या था, बालकों में रचनात्मकता होती है। तो रचनात्मकता को विकसित करने के मौके कहां मिलेंगे, सीखने सिखाने की गतिविधियों में। सक्रियता व व्यापकता, गतिविधियां ऐसी हो जहां बालक सक्रिय हो, व्यापक हो, सभी पक्षों को विकसित करने के ऊपर के आधार पर बनाई गई हो। अवलोकन, अन्वेषण व प्रयोगात्मकता पर बल दिया जाना चाहिए। अवलोकन, बालक खुद अवलोकन करके चीजों को सीखता है, अन्वेषण में खुद नवीन खोज करता है, प्रयोगात्मकता में विभिन्न नए नए प्रयोग करता है। तो इन सब में ही बालक की सक्रियता है, इन सब में ही बालक की ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग है। ये सब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में होना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थात सीखने सिखाने की गतिविधियों में सामाजिकता का विकास हो, सामाजिक मूल्यों का विकास हो, संस्कृति जो है, कल्चर जो है वो एक दूसरे के बच्चे के साथ शेयर हो, ये सब होना चाहिए। आपने देखा होगा नवोदय विद्यालय का नाम किसी ने सुना हो। नवोदय विद्यालय जो है 1986 की पॉलिसी के तहत पूरे देश में हर जिले में खोले गए थे, जो ग्रामीण प्रतिभावान बालकों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चालू किए गए थे। मैं भी नवोदय का स्टूडेंट हूं। नवोदय विद्यालय में क्या होता है, कल्चर एक्सचेंज के लिए क्लास 9th में 1 साल के लिए किसी दूसरे राज्य में भेजा जाता है। जैसे मैं टोंक नवोदय से हूं, छान का मैं स्टूडेंट हूं, तो हमारे यहां से केरला में जो त्रिशूर है वहां पर बच्चों को भेजा जाता था। तो नवोदय टोंक के बच्चे त्रिशूर में जा रहे हैं 1 साल के लिए, वहां के बच्चे यहां आ रहे हैं 1 वर्ष के लिए। तो जो बच्चे यहां के वहां पे गए, उन्होंने वहां के कल्चर को देखा, वहां की सामाजिकता को, परंपराओं को, मान्यताओं को, धारणाओं को समझा और जाना। वहां के बच्चे जो यहां आए, उन्होंने उनके कल्चर, उनकी मान्यताएं, धारणाएं, परंपराएं, संस्कृति यहां के बच्चों में भी फैलाई, प्लस यहां की चीजों को उन्होंने समझा। तो दैट इज द ये क्या है, ये था कल्चर एक्सचेंज। कल्चर एक्सचेंज, तो ये चीजें स्कूली शिक्षा में होनी चाहिए, उसका भी यहां पर समावेश होना चाहिए। पर्यावरण से सहसंबंध, पर्यावरण के साथ रिलेशन होना चाहिए स्कूली शिक्षा में, सीखने सिखाने की गतिविधियों में। रटन मुक्त प्रणाली हो, बालक स्वयं करके सीखे, ये तो हर जगह है। सीखने सिखाने की गतिविधियों में ये प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। साथियों, अगला बिंदु हमारा आता है शिक्षण भाषा संबंधी प्रस्ताव। शिक्षण भाषा का मतलब हो गया पढ़ाने के दौरान कौन सी भाषा होनी चाहिए। बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो तो कौन सी लैंग्वेज हो, वो कहलाती है टीचिंग लैंग्वेज, शिक्षण भाषा। बालक की प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्थानीय भाषा का मतलब मातृभाषा होती है, प्राथमिक भाषा होती है, घरेलू भाषा होती है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो राष्ट्रीय भाषा में नहीं हो, विदेशी भाषा में नहीं हो, किस में होनी चाहिए, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक में घरेलू भाषा, मातृभाषा या प्रथम भाषा का प्रयोग होना चाहिए। मातृभाषा बालक की फर्स्ट लैंग्वेज होती है। सबसे पहले बालक माँ मदर टंग को ही सीखता है, मातृभाषा को ही सीखता है, इसलिए उसको प्रथम भाषा भी कहते हैं। साथियों, घरेलू भाषा जो घर में बोली जाती है, तो पूर्व प्राथमिक तो इसी में होनी चाहिए हर हालत में। क्यों होनी चाहिए, ताकि बालक अपनी अभिव्यक्तियों को उस भाषा में व्यक्त कर सके जिसको उसने पैदा होने से लेकर 3, 4, 5 साल तक लगातार सीखा है। तो उसके मस्तिष्क पटल में इस मदर टंग की ही संरचना बनी हुई है, उसमें जो भी विचार आते हैं उनको इस संरचना में आसानी से अभिव्यक्त कर सकता है। और जब तक अपने विचारों को बालक अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा तब तक सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा, और सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा तो एनसीएफ 2005 की जो मूल पॉलिसी है
वही आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में होनी चाहिए या प्रथम भाषा में होनी चाहिए या फिर घरेलू भाषा में होनी चाहिए। प्राथमिक या स्कूली उच्च स्तर पर मातृभाषा तथा बाद के स्तरों पर शास्त्रीय या विदेशी भाषा काम में ली जा सकती है। अर्थात प्राथमिक और स्कूली शिक्षा जो है, स्कूली शिक्षा में प्राथमिक पे तो होगी स्थानीय भाषा, मातृभाषा, और जो उच्च स्तर है वहां पर आप शास्त्रीय मतलब जो भारत में स्थानीय भाषा चल रही है, जैसे हम साउथ में जाएंगे, केरल में जाएंगे तो वहां मलयालम है, तमिलनाडु में तमिल है, पंजाब में जाएंगे पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है, तो ये वहां की स्थानीय भाषा हो गई, शास्त्रीय भाषा होगी, परंपरागत भाषाएं हो गई जो वहां पर लंबे समय से चल रही है। या फिर विदेशी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है, यहां पर विदेशी भाषा, अंग्रेजी विदेशी भाषा है। तो उच्च स्तर पर आप स्थानीय भाषा को काम में ले सकते हो, शास्त्रीय भाषा को या फिर विदेशी भाषा को काम में ले सकते हो। प्रारंभिक स्तर पे इसको काम में लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी सिफारिश करता है एनसीएफ 2005। लैंग्वेज को लेकर एक सूत्र दिया गया था, इसको बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। साथियों, त्रिभाषा सूत्र जो है, यह संकल्पना सबसे पहले 1968 में आई थी, 1968 में। 1968 में स्कूली शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश में क्या कहा गया था कि जो 3 भाषाएं हैं उनमें से पहली भाषा जिसको बोलते हैं प्रथम भाषा, वो होनी चाहिए हिंदी, जो राष्ट्रीय भाषा है या फिर राजभाषा है। द्वितीय भाषा होनी चाहिए अंग्रेजी, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और थर्ड लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए स्थानीय भाषा, जैसे पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है। इसी के आधार पर वर्तमान में स्कूली शिक्षा संचालित है। आप देखो, जब आपने स्कूल शिक्षा पूरी की थी, पहली क्लास से आपके हिंदी चल रही थी, फिर जब आपने शुरुआत में 5वीं पास करी, 5वीं पास करने के बाद ये सेकंड लैंग्वेज आ गई थी इंग्लिश 5वीं के बाद, और वहीं पर थर्ड लैंग्वेज संस्कृत चलती थी या फिर उर्दू या पंजाबी, जो भी आपके स्कूल थे वहां पर ये चलती थी। ये वर्तमान स्कूली पद्धति का तरीका था। आगे चल के फिर थोड़ा बदलाव आया और ये जो आपकी अंग्रेजी है इसको कक्षा 1 से ही चालू कर दिया गया। तो वर्तमान में कक्षा 1 से ही आपके हिंदी चलती है, इंग्लिश, लेकिन संस्कृत तो फिर भी कक्षा 6 के बाद ही चलती है। इसको बोलते हैं थर्ड लैंग्वेज, तृतीय भाषा। ये है हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। लेकिन साथियों, ये 1968 में जो सिफारिश की थी उसके हिसाब से वर्तमान शिक्षा पद्धति बनी हुई है। लेकिन जो एनसीएफ 2005 है वो थोड़ा अलग चीज की सिफारिश करता है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि प्रथम भाषा जो है, प्रारंभिक भाषा जो है, वो मातृभाषा होनी चाहिए, स्थानीय भाषा होनी चाहिए। सेकंड लैंग्वेज जो है, द्वितीय भाषा जो है, जहां हिंदी बोली जाती है वहां पर तो अंग्रेजी होगी या फिर आधुनिक भारतीय भाषा होगी। कहां पर? जहां पर हिंदी बोली जाती है। और जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर हिंदी या अंग्रेजी होगी। जहां पर हिंदी है वहां पर हिंदी नहीं होगी, वहां पर अंग्रेजी या स्थानीय भाषा होगी। लेकिन जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर हिंदी या इंग्लिश होगी, सेकंड लैंग्वेज। ऐसे थर्ड लैंग्वेज को लेकर क्या है इसमें, जहां हिंदी बोली जाती है वहां पर अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जो द्वितीय भाषा नहीं है। अर्थात थर्ड लैंग्वेज में क्या होगी, जो द्वितीय नहीं है वो थर्ड में होंगी। ठीक है। ऐसे ही जहां हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर अंग्रेजी होगी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जो द्वितीय भाषा नहीं है। तो सीधी बात क्या हो गई, एनसीएफ 2005 का कहना है कि भाई प्राथमिक भाषा, प्रारंभिक भाषा, शुरुआती भाषा तो स्थानीय भाषा होगी, मदर टंग होगी। द्वितीय भाषा जो है, जहां हिंदी बोलते हैं वहां तो अंग्रेजी या फिर कोई दूसरी भाषा होगी, क्योंकि हिंदी क्या हो गई वहां पर, हिंदी प्रथम भाषा हो गई। हिंदी प्रथम भाषा हो गई जहां हिंदी बोलते हैं, और वहां पर इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज हो गई द्वितीय लैंग्वेज। और फिर तृतीय कौन सी हो जाएगी, जो यहां पर नहीं आई ना द्वितीय पर, वो तृतीय हो जाएगी। मान लो यहां पर इंग्लिश आ गई द्वितीय में, तो यहां पर पंजाब में है तो पंजाबी, तमिलनाडु में है तो तमिल हो गई, गुजराती हो गई, वो यहां पर हो जाएगी। इस तरीके से 3 भाषाओं को यहां पर इंपॉर्टेंस दी हुई है। साथियों, इसी आधार पर आपका जो रीट का एग्जाम होता है, यहां भी 2 लैंग्वेज आपको अनिवार्य रखी गई है। 2 लैंग्वेज कौन सी? 2 लैंग्वेज वो हैं, एक लैंग्वेज तो वो जो आपकी मातृभाषा है, जिसमें आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सीख कर आए हैं, वो तो 2 लैंग्वेज हो ही गई। उस एक लैंग्वेज होगी प्रथम। उसके अलावा 2 लैंग्वेज कौन सी? एक लैंग्वेज जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से कुछ रख सकते हैं। अब दूसरी लैंग्वेज कौन सी, जो हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, जो हिंदी इंग्लिश को छोड़कर कोई दूसरी होगी। जैसे आपने रीट का फॉर्म भरा, तो रीट के फॉर्म में मान लीजिए आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखी, तो सेकंड या तो इंग्लिश होगी या फिर उर्दू, पंजाबी, कुछ और होगी। ऐसे ही अगर आपने इंग्लिश फर्स्ट रख ली है तो लैंग्वेज सेकंड में हिंदी होगी या फिर कोई स्थानीय भाषा होगी। इस तरीके से 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी होती हैं। साथियों, लेवल 1 और 2
रीट और सीटेट ही ऐसे एग्जाम है संपूर्ण शिक्षा में जहां पर 2 लैंग्वेज में दक्षता होना अनिवार्य है। और ये क्यों है? एनसीएफ 2005 के इस भाषाई फॉर्मूले के चलते हैं, ताकि एक शिक्षक जो प्राथमिक कक्षाओं में जाकर अध्यापन करने वाला है उसमें एटलीस्ट 2 भाषाओं का नॉलेज तो होना ही चाहिए। जब 2 लैंग्वेज वो जानता होगा तो बच्चों के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएगा, बच्चों के साथ ज्यादा बढ़िया से गतिविधियां कर पाएगा, बच्चों की विविध भाषाई जो पृष्ठभूमि है उसको समझकर बच्चों के साथ ज्यादा बढ़िया से ज्ञान का निर्माण कर पाएगा। इसीलिए आपके रीट में 2 लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई है साथियों। तो ये हो गया त्रिभाषाई सूत्र, यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। उसके अलावा लैंग्वेज को लेकर क्या कहता है एनसीएफ कि लैंग्वेज जो है उसके 4 स्किल होते हैं। कौन कौन से? LSRW, मैंने पहले भी आपको बताया था। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल होते हैं। तो इन चारों कुशलताओं को एक निश्चित क्रम में ही बच्चे में विकसित किया जाना चाहिए। देखो, सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने की भाषिक क्षमताओं का विकास करना, ये किसका उद्देश्य है? ये बालकों में भाषा के निर्माण का उद्देश्य है साथियों। बहुभाषा मतलब 1 से अधिक भाषाएं, 2 से अधिक भाषाएं एक संसाधन के रूप में है ताकि सभी भाषाई पृष्ठभूमि वालों को शिक्षा मिल सके। संसाधन का मतलब एक सोर्सेज है शिक्षक में, बालकों में, संपूर्ण सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। उस संसाधन को उपयोग में लेके बालक चीजों को ठीक तरीके से समझ पाए और विविध भाषाई पृष्ठभूमि वाले बालक भी सामान्य गतिविधियों में शामिल हों, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में आगे बढ़ सके साथियों। अब हम अगले बिंदु की बात करेंगे, नंबर 4, जिसका नाम है शिक्षक विषय संबंधी प्रस्ताव। एनसीएफ 2005 शिक्षकों के बारे में क्या कहता है और विषयों के बारे में क्या कहता है। साथियों, शिक्षक की बात करें तो शिक्षक को लेकर एनसीएफ कहता है कि शिक्षक को कक्षा कक्ष के वातावरण को भय मुक्त बनाना चाहिए, रटंत विद्या को के बजाय गतिविधि आधारित बनाना चाहिए। खुद शिक्षक को इस तरह का व्यवहार और आचरण करना चाहिए जिसको देखकर बालक अनुकरण कर सके। स्वयं शिक्षक प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखें, बालकों में भय उत्पन्न होने की स्थिति ना बनने दें। रुचि के साथ विविध व्यक्तिगत विविधताओं को ध्यान में रखकर शिक्षक बालकों के स्तरों को ध्यान में रखकर गतिविधियों का निर्माण करें। तो और बालक के साथ शिक्षक की जो भूमिका है वो मित्रवत हो, सहयोगकर्ता के रूप में शिक्षक हो, सहजकर्ता के रूप में शिक्षक हो, सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक हो, ना कि हिटलर की भूमिका में। ये सिफारिशें हैं शिक्षक को लेकर एनसीएफ 2005 में। अब विषयों की बात करें साथियों, तो विषयों को लेकर एनसीएफ कहता है कि भाई हम जिस रूप में अभी इस विषयों को पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, वो थोड़ा गड़बड़ है। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में अभी क्या होता है, मैथ्स में हम बच्चों को सवाल सिखाते हैं, सूत्र सिखाते हैं, कैलकुलस सिखाते हैं और उसके हिसाब से जो किताब होती है, पाठ्यक्रम होता है, उसको पूरा करवा देते हैं। और बच्चे ने 8वीं का सिलेबस पूरा किया, 9वीं का, 10th का, 11th का, 12th का, फिर आगे चल के आईआईटी करके वो इंजीनियर बन गया। लेकिन क्या इस संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान, इस संपूर्ण सिलेबस को पूरा करने के दौरान, संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान क्या गणित की वास्तविक संकल्पना जो है उसका निर्माण बच्चे में हो पाया? इसके ऊपर कहीं ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वास्तविक संकल्पना क्या है? गणित विषय को पाठ्यचर्या में शामिल करने के पीछे वास्तविक संकल्पना यह है कि गणित विषय के माध्यम से बालक की जो सोच है, बालक का जो विचार है, उसमें लॉजिक आए, उसमें तर्क वितर्क आए, सोचने की क्षमता बने, चिंतन की क्षमता बने, अमूर्त संकल्पनाओं का निर्माण बालक में विकसित हो, बालक में सटीकता आए, एग्जैक्टनेस आए, कैलकुलेशन की प्रक्रिया बालक में बने। इस तरह के गुणों का विकास होना चाहिए। इन गुणों का विकास करने के लिए गणित विषय को शामिल किया गया है पाठ्यचर्या में। लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, क्या सीखने सिखाने की गतिविधियों में, कक्षा कक्षों में, विद्यालयों में गणित को पढ़ाने के दौरान इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है? आज आप गणित के 50 शिक्षकों से पूछोगे भैया आप गणित क्यों पढ़ा रहे हो, गणित का बेसिक उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है गणित पढ़ाने के पीछे, तो आई थिंक ये जो लाइन एनसीएफ बोलता है ना, बहुत कम शिक्षक इसको बता पाएंगे। तो ये विकृति आ गई थी हमारी शिक्षण प्रक्रिया में, स्कूलों में, पाठ्यचर्या में। इसीलिए 5 निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, हमने पीछे बात की थी साथियों। तो प्रत्येक विषय को लेकर, हर एक विषय को लेकर एनसीएफ ने उसकी वास्तविक संकल्पना की बात की है, उसके वास्तविक उद्देश्य और संदर्भों की बात की है। उसको शिक्षा में पढ़ाने के दौरान विषय वस्तु में शामिल करने के पीछे मेन पर्पस क्या है, इसकी बात की है, इसकी व्याख्या भी की है।
हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन 2-3 विषयों को लेकर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा। जैसे मैं गणित विषय की बात करूं तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सोच का गणितीकरण करना है, अर्थात तार्किक रूप से सोचने, अमूर्तों का निर्माण करने तथा उनको संचालित करने की योग्यताओं का विकास करना होना चाहिए, न कि गणित का ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित पढ़ाने के दौरान गणित का ज्ञान बच्चे में होना जरूरी नहीं है, बल्कि गणित में दिए गए सवालों के माध्यम से, गणित की प्रश्नावलियों के माध्यम से, गणित की विषय वस्तु के माध्यम से बच्चों में गणितीकरण हो, उनकी सोच का तार्किकता विकसित हो, अमूर्त निर्माण की संकल्पना हो, अमूर्त संचालन वो कर सके, इस तरह की कुशलताओं का मस्तिष्क में विकास होना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप से शिक्षा में आज भी गणितीय ज्ञान की बात की जाती है, इन मूल उद्देश्यों को विकसित करने की बात नहीं की जाती है। ऐसे ही मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान विषय की, एनसीएफ क्या कहता है सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिया जाए, जिससे बच्चों में सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। साथ ही सभी स्तर के विद्यार्थियों में लैंगिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने के पीछे पर्पस क्या है? सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र सोच बने। सामाजिक मुद्दों का मतलब चुनाव एक बहुत कॉमन मुद्दा है, किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, जो उम्मीदवार आपके सामने आया है उसके मुद्दे क्या होने चाहिए, एक सामाजिक इश्यू है चर्चा करने का, इसके बारे में तो बच्चों में समझ विकसित होनी चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, आलोचना का मतलब सही और गलत क्या है, इसके बीच में भेद करना। साथ ही सभी स्तर के विद्यार्थियों में लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज लैंगिक समस्याओं को लेकर, लैंगिक मुद्दों को लेकर पूरे देश में कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। अगर इसके बारे में सामाजिक विज्ञान विषय में ठीक तरीके से हर बालक को जानकारी दी जाए तो आई थिंक कई सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की बात करें, आज एक बच्चा जो है ना वो ड्राई फ्रूट की बजाय फास्ट फूड को पसंद करता है, दूध की बजाय कोल्ड ड्रिंक को पसंद करता है, जबकि कोल्ड ड्रिंक कचरा होती है, टॉयलेट क्लीनर होता है। फास्ट फूड जो है हमेशा गड़बड़ करते हैं, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर इन सारी बातों पर, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर, क्या खान पान होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इन सब बातों पर सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाते समय कक्षों में चर्चा की जाए। लैंगिक मुद्दों पर इस विषय के दौरान चर्चा की जाए, बालकों में सामाजिक सोच का विकास किया जाए, जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जाए, संवैधानिक संकल्पनाएं बालकों में विकसित की जाए, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से सोचने का दृष्टिकोण बालकों में बनाया जाए, तर्क वितर्क और आलोचना का विकास किया जाए। तो ये है सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने का वास्तविक उद्देश्य। इस उद्देश्य को लेकर सामाजिक विज्ञान विषय स्कूलों में जोड़ा गया है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया गया है, ऐसा कहना है एनसीएफ 2005 का सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में। साथियों, ऐसे ही सभी विषयों को लेकर संकल्पना है। मैं सभी विषयों की बात नहीं करूंगा। आप जैसे हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी लैंग्वेज जब आप पढ़ रहे होंगे तो लैंग्वेज के उद्देश्यों को वहां आप समझ जाओगे। ऐसे ही अन्य विषयों को लेकर आप खुद एक एनालिसिस करना कि वास्तविक उद्देश्य क्या है किसी भी विषय को पढ़ाने को लेकर। आगे चलें साथियों, तो शिक्षक संबंधी प्रस्ताव कौन कौन से हैं, शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, एनसीएफ क्या कहता है, उसको लेकर आगे बात करते हैं। शिक्षा में कला का समावेश। कला को हम इन दिनों स्कूली शिक्षा में लगभग भूल से गए हैं। कला का मतलब चित्रकला हो गया, संगीत कला हो गया, वास्तुकला हो गया, कोई भी माध्यम जो सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने के लिए अवसर उपलब्ध कराएं वो कला कहलाता है। बालक की सृजनात्मकता जिस तरीके से आ रही है, बाहर व्यवहार में प्रकट हो रही है, वही कला है। तो कला को स्कूली शिक्षा में सीखने सिखाने के दौरान इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, क्योंकि कला ही वह वास्तविक माध्यम है जिससे बालक अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है, बालक सृजनात्मकता का विकास कर सकता है। इसीलिए पाठ्यक्रम में, स्कूली शिक्षा में कला का समावेश होना जरूरी है। क्यों है? 2-3 बिंदु कहता है एनसीएफ इसके बारे में। पहला, कला को स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शामिल किया जाए। प्रत्येक स्तर का मतलब फिर से वापस प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सब जगह कला को शामिल किया जाना चाहिए। कला के द्वारा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी संस्कृति, हमारा जो विरासत है,
हेरिटेज है, ये हमारे गर्व का विषय है, ये हमारे देश की पहचान है, हमारे राष्ट्र का महत्व का विषय है। तो कला अगर बच्चे में विकसित होगी तो कला के माध्यम से राष्ट्रीय विरासत को, भारतीय संस्कृति को, सांस्कृतिक विरासत को हम सहज कर आगे विकसित कर सकते हैं। अगर कला को लेकर बच्चों में भाव नहीं बनेंगे, कला को लेकर अवेयरनेस नहीं बनेगी, बच्चों में कला का विकास नहीं होगा, तो यह चीज होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बालकों का व्यक्तित्व व मानसिक स्वास्थ्य विकसित किया जाना चाहिए। किसके आधार पर? कला के आधार पर। कला से क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास होता है। कला से जो है मानसिक स्वास्थ्य का निर्माण होता है, मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो कला का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इस सीखने सिखाने की पद्धतियों में, पाठ्यचर्या में विषय के रूप में। तो एनसीएफ कहता है कि कला को भी सभी स्तर पे शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु क्या है? नेक्स्ट, शांति मूल्यों का संवर्धन। संवर्धन का मतलब होता है इनको विकसित करना और आगे बढ़ाना। शांति मूल्य आज के इस भागदौड़ के जीवन में पूरी दुनिया जो है तनाव में जी रही है, भागदौड़ में जी रही है, आधुनिकता की ओर भाग रही है, व्यावसायिकता की ओर भाग रही है। तो अशांति है, तनाव है, टकराव है, लड़ाई झगड़े हैं, इसके चलते दुनिया भर की समस्याएं बन गई हैं। इसीलिए स्कूली शिक्षा में शांति के मूल्यों का संवर्धन होना चाहिए, ताकि हमारा बालक शांति के मूल्य विकसित करें अपने आप में, और आगे जब वो देश का भावी नागरिक बने तो पूरे राष्ट्र में शांति के मूल्य स्थापित हो सकें। इस उद्देश्य को लेकर एनसीएफ कहता है कि शांति के मूल्यों का संवर्धन होना चाहिए स्कूली शिक्षा के दौरान। क्या? नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को बालक माने, इसके लिए शैक्षिक गतिविधियां होनी चाहिए। स्त्रियों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण बालकों में विकसित किया जाना चाहिए। अगर यह सब होगा तो शांति मूल्यों का संवर्धन होगा और बालक के व्यवहार में चीजें शामिल होंगी। उसके अतिरिक्त पर्यावरण और स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए। आज पूरा देश पर्यावरण की समस्या को लेकर परेशान है, प्रदूषण को लेकर परेशान है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर परेशान है, मौसम चक्र बिगड़ गया है, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है भविष्य में प्रकृति को लेकर। तो आगे चल के मानव जीवन संकट में ना हो, पूरी दुनिया खतरे में ना हो, इसके लिए हमें आज ही पर्यावरण को लेकर हमारे बालकों को, किशोरों को, युवाओं को अवेयर करना होगा। कब होगा? जब स्कूली शिक्षा में ये मुद्दे शामिल होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कोरोना से पूरी दुनिया पीड़ित हुई है। क्यों हुई? क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स थी। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, लोगों को ये मानने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जीवन में स्वास्थ्य का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो साथियों, इन सब का समावेश स्कूली शिक्षा में प्रारंभ से ही होना चाहिए। एनसीएफ 2005 ऐसा कहता है। शिक्षकों हेतु क्या प्रस्ताव है? एनसीएफ कहता है कि इन सारी चीजों को कक्षों में कौन डिलीवर करेगा, बच्चों में कौन विकसित करेगा, कौन पाठ्यचर्या में दिए गए सुझावों को बच्चों तक पहुंचाएगा, कौन इनको वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से परिलक्षित करके बालकों के व्यवहार में शामिल करेगा। इन सब के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है साथियों शिक्षकों की, क्योंकि शिक्षक इन सारी बातों को समझेगा तो ही बालकों में ये चीजें विकसित हो पाएंगी। इसके लिए क्या करे शिक्षक? दैनिक योजना का निर्माण करे। दैनिक योजना, स्कूल में जाने से पहले मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसको मैं पहले से प्लानिंग करूं डायरी में, वो कहलाता है दैनिक योजना। उसके अलावा शिक्षक की भूमिका जो है ना, सुविधा प्रदाता के रूप में हो, बाल केंद्रित गतिविधियां हो, शिक्षक केंद्रित नहीं हो। समुदाय को शामिल करना चाहिए। शिक्षक जो है विद्यालय विकास के लिए, बालकों की प्रगति को बताने के लिए और भी गतिविधियों के लिए समुदाय को विद्यालय में शामिल करेगा तो समुदाय में ऐसा एहसास होगा कि विद्यालय हमारा है। ये शिक्षक, विद्यालय, संपूर्ण सिस्टम, संपूर्ण मशीनरी हमारे बच्चों को विकसित करने के लिए काम कर रही हैं। जब समुदाय में यह भाव बनेगा तो समुदाय भी विद्यालय विकास में आगे आएगा। और यह किस पर डिपेंड करता है? यह शिक्षकों पर डिपेंड करता है, टीचर्स पर डिपेंड करता है। शिक्षक क्या करे? शिक्षक आधुनिक रूप से अपने आप को मॉडिफाई करें, नवाचार अपने आप में विकसित करें। उसके लिए मल्टीमीडिया और सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए। अभी मल्टीमीडिया से ही मैं आपसे कम्युनिकेट हो रहा हूं। अगर यह नॉलेज मुझे नहीं होता, पीपीटी बनाना मुझे नहीं आ रहा होता, कंप्यूटर लैपटॉप चलाना मुझे नहीं आता, तो क्या मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाता क्या? तो ये सब जरूरी है एक शिक्षक के लिए। शिक्षकों को पुस्तकें और मार्गदर्शिकाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है।
पूरे मशीनरी की जिम्मेदारी है, समुदाय की जिम्मेदारी है कि शिक्षकों को समय समय पर ट्रेनिंग करवाएं, मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाएं, पुस्तकें उनको दें ताकि वो अपने आप में सुधार कर सकें और वो सुधार बच्चों के विकास में काम आ सके। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जा सकता है जिससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना बनती है। ज्ञान को लेकर 2-3 बातें शिक्षक को ध्यान रखनी चाहिए। पहली क्या कि ज्ञान स्थायी होता है, एक बार बच्चे के अनुभव में जो चीज बन जाती है ना, वो परमानेंट लाइफ टाइम रहती है। भले कुछ समय के लिए ओझल हो जाए लेकिन रिवीजन करते ही वापस से वो चेतन में आ जाती हैं। और ज्ञान जो है ना वो दिया जा सकता है, मतलब शिक्षक जिसको चाहे जो चीज सिखा सकता है, जिससे ज्ञान का विकास होता है। और नई चीज सीखने से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना बनती है। और ज्ञान ऐसे थोपा नहीं जाता, रटाया नहीं जाता, संरचना बनती है। ज्ञान की संरचना बनानी चाहिए। ये सारी बातें शिक्षक को लेकर एनसीएफ 2005 में सुझाई गई हैं। अब और बिंदु है नेक्स्ट हमारा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार संबंधी प्रस्ताव कि संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था में क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो साथियों, पहला है विद्यालयों की उपलब्धता। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुदाय, संगठन जो भी हो, विद्यालयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करें ताकि हर बच्चे को सीखने सिखाने के अवसर मिल सके। अकादमिक योजना, हर एक सत्र की योजना बने, कितने दिन का सत्र होगा, क्या क्या गतिविधियां होंगी, क्या क्या चीजें संचालित होनी है, ये सब भी होना चाहिए, सुधार के रूप में है। सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास हो। मानवीय मूल्यों का विकास, विद्यालय में जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, जितने भी मानव हैं, दो पैर पे चलते हैं, उनमें मूल्य हो, वैल्यूज हो, नैतिकता हो, सामाजिकता हो, प्रजातांत्रिक मूल्य हो, इनका विकास होना चाहिए। प्रश्न पत्र के स्वरूप में परिवर्तन व परीक्षा प्रणाली में सुधार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज भी जो बोर्ड के पेपर्स आते हैं रटंत विद्या पर आधारित होते हैं, अंकों पर जोर देते हैं, प्रतियोगिता पर बल देते हैं, बालकों में तनाव लाते हैं, दबाव लाते हैं और कुछ निश्चित मापदंड बने हुए हैं जो संपूर्ण जीवन की दिशा तय करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न पत्रों में सुधार हो, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो, इस तरह के सुधारों की आवश्यकता है। एनसीएफ ऐसे प्रस्ताव देता है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, मैंने पीछे चर्चा की इसके बारे में। पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ता पर बल दिया जाए, क्योंकि जो छोटे गांव होते हैं, ढाणियां होती हैं, वहां पर स्कूल होते हैं, उन स्कूलों को संबलन प्रदान करने के लिए, समुदाय की सहभागिता बनाने के लिए, स्थानीय मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। उससे क्या होगा, स्थानीय स्तर पर सीधा संरक्षण मिलेगा, स्थानीय स्तर पर सीधा अवलोकन होगा, वहीं से सीधा उनका निरीक्षण होगा स्कूलों का, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की स्थितियां अच्छी होंगी। इसी के लेकर आजकल आप देखो हर पंचायत पे एक पीओ बिठा दिया गया है। हर पंचायत मुख्यालय का जो हाई सेकेंडरी स्कूल है वो पीओ कार्यालय होता है। उस पीओ के अंडर में उस पंचायत के समस्त विद्यालय आते हैं। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज को सुदृढ़ करने के संदर्भ में ये चीजें आजकल स्कूली शिक्षा में बदलाव के रूप में स्वीकार की जा रही हैं। साथियों, अगला बिंदु है परीक्षा संबंधी सुधारों के बारे में। तो जो सुधार थे उनमें से परीक्षा के बारे में क्या क्या सुधारों की बात करता है एनसीएफ कहता है कि परंपरागत मूल्यांकन पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सीसीई होनी चाहिए। और आजकल इसको बदलकर हमने क्या कर दिया है, एसआईक्यू कर दिया है। तो ये वर्तमान में संचालित है भी सही प्रारंभिक शिक्षा में। सामूहिक कार्य मूल्यांकन होने चाहिए, ग्रुप वर्क, पीयर एवेल्युएशन होना चाहिए। मतलब एक बालक दूसरे बालक की कॉपी चेक करे, समूह की कॉपी चेक करे, समूह की गतिविधियों को देखे, समूह का मूल्यांकन करे। उससे क्या होगा, उन सब बच्चों ने क्या लिखा है, क्या वो समझते हैं, क्या वो जानते हैं, इसको बालक सीखेगा, समझ बनाएगा स्वयं की। उसके अतिरिक्त खुली पुस्तक परीक्षा का भी सिफारिश ने की है। खुली पुस्तक प्रणाली का मतलब होता है कि भाई बच्चों के हाथ में किताब दे दो और उनसे कहो कि ये आपके रीट का पेपर है, 2 घंटे आपके पास में है, 150 क्वेश्चन है, आप जहां से मर्जी आए किताबें खोलो, इंटरनेट खोलो, जो मर्जी आए खूब दबा के चीटिंग करो, बस आपको पेपर पूरा करना है। ये होता है खुली पुस्तक परीक्षा। अब कई बार मैं जब इस टॉपिक को डिस्कस करता हूं टीचर्स के साथ में ट्रेनिंग में, बोलते हैं सर ये तो अगर ऐसा हो गया तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, और ये सब करेंगे तो फिर तो कैसे क्या होगा, संभव ही नहीं है। तो सीबीएसई ने क्लास 9th और क्लास 11th में विकल्प के रूप में इसको शुरू किया है कि कोई स्कूल चाहे तो विकल्प के रूप में 9वीं और 11वीं में खुली पुस्तक परीक्षा को अपना सकता है। इसमें बच्चों को खुली छूट होती है किताबों को खोलकर देखने की, उत्तर लिखने की। यह है खुली पुस्तक परीक्षा। 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, होम बोर्ड होना चाहिए। अभी सीबीएसई ने होम बोर्ड की सुविधा भी की है। स्कूल चाहे तो बोर्ड एग्जाम करवाएं, स्कूल चाहे तो होम बोर्ड करवाएं। तो 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं की परीक्षा का दबाव बच्चों पर बहुत ज्यादा होता है।
10th क्लास में कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कई बार बच्चों की प्रकृति के विपरीत होते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसको गणित बिल्कुल पसंद नहीं है और 10th में गणित में उसको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो गणित उसके लिए बड़े दबाव का विषय बन गया है। 11th में आने के बाद वो गणित को हटा देता है, ह्यूमैनिटी में आ जाता है, आर्ट्स में आ जाता है, तो अब वो दबाव का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए 10वीं की परीक्षा को ऐच्छिक रूप में बनाने की सिफारिश भी एनसीएफ 2005 ने की है। इसके अलावा पीछे एक वर्ड हमने पढ़ा था समावेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशन के लिए जो विशेष बालक होते हैं जिनको बोलते हैं CWSN, हमने पीछे पढ़ा था यूनिट 4 में CWSN, विकलांग बालक व विशेष आवश्यकता वाले बालकों CWSN के लिए भी यहां पर सिफारिशें हैं। क्या सिफारिशें हैं कि इनके लिए अलग से अलग से केंद्र नहीं हो, अलग से शिक्षा नहीं हो, इनके लिए इनको भी क्या होना चाहिए, समावेशी शिक्षा इनको दी जानी चाहिए। इनके लिए भी समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। अन्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में सामान्य तरीके से पूरे समय सामान्य शिक्षक के द्वारा इनकी शिक्षा होनी चाहिए। उसके लिए इन्हें कोई उपकरण दिए जा सकते हैं, इनकी विशेष आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। हाँ, एक लेवल से ज्यादा कोई समस्या हो, एक लेवल से ज्यादा कोई आवश्यकता हो, तो इनको विशेष विद्यालय, विशेष शिक्षक और विशेष प्रशिक्षित कक्षों में रखा जा सकता है। बाकी सामान्य स्थितियों में इनको अलग नहीं करना चाहिए, इनको भी समावेशी शिक्षा के अवसर दिए जाने चाहिए, ऐसा कहता है एनसीएफ 2005। उसके अलावा शिक्षा का वृत्तीकरण या शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी बनाया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारी शिक्षा में वर्तमान में, हर एक बच्चा 12th पास करने के बाद एसटीसी कर लेता है या तो बीए करने के बाद बीएड कर लेता है, और हर एक बच्चा आज की डेट में राजस्थान में रीट देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सबको तो टीचर नहीं बनना ना, बहुत थोड़े लोगों को शिक्षक बनना है, लेकिन हर एक बालक बनना चाहता है शिक्षक। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि स्कूली शिक्षा के दौरान, उच्च शिक्षा के दौरान और प्रशिक्षणों के दौरान बालक में कोई विशेष कुशलता विकसित ही नहीं की गई। अगर बालकों की रुचि के अनुसार सीखने की गतिविधियों के दौरान, स्कूली शिक्षा के दौरान ही किसी एक विशेष क्षेत्र में बालक को विकसित कर दिया जाता, तो युवा होने के बाद, प्रौढ़ हो जाने के बाद हर एक बच्चा रीट का एग्जाम नहीं देता, वही रीट का एग्जाम देते जिनको शिक्षक बनना है। जिनको शिक्षक नहीं बनना वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते जहां पर उनकी कुशलता है। तो उनकी जवानी कंपटीशन देने में खत्म नहीं होती, उनकी एनर्जी मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ द लाइफ कंपटीशन के लिए बर्बाद नहीं होता। वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते जहां उनमें आंतरिक क्षमताएं हैं, जिसकी कुशलताएं हैं, जिनको वास्तविक रूप से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा कब होगा? जब हम स्कूली शिक्षा में व्यवसाय को शामिल करेंगे, किसी क्षेत्र विशेष की कुशलताओं को शामिल करेंगे, अर्थात शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा। व्यवसायीकरण का मतलब यह नहीं है कि प्राइवेट स्कूल खोल देंगे, सबको प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे, यह नहीं है मोदी जी वाला फंडा। व्यवसायीकरण का मतलब होता है कि स्कूली शिक्षा के दौरान ही बालकों में किसी न किसी व्यवसाय की दक्षता बन जाए, किसी न किसी व्यवसाय की कुशलता विकसित हो जाए। अब इन सारी चीजों के बाद हम टॉपिक के आज के सेशन के लास्ट टॉपिक में आएंगे, जहां हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 जो है वो पाठ्यक्रम को, पाठ्यचर्या को लेकर क्या सिफारिशें करता है कि पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। तो पाठ्यचर्या को लेकर पहला बिंदु है पूरकता का सिद्धांत। पूरकता का सिद्धांत यह कहता है कि जो काम जिस समय पर किया जाना चाहिए उसको वही कर लो, आगे के लिए पेंडिंग मत छोड़ो। जैसे दूसरी कक्षा में बच्चा किताब पढ़ना सीख लेना चाहिए तो दूसरी में ही सिखा दो उसको। किताब पढ़ने के लिए तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी का वेट मत करो। यह है पूरकता का सिद्धांत। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, समस्त गतिविधियां बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होनी चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो बालक के भावी जीवन में उपयोगी हो, यह है उपयोगिता का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत, कठोर नहीं होनी चाहिए पाठ्यचर्या, लचीलापन होना चाहिए। बच्चों की रुचियों के अनुसार, स्तरों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव किया जाना संभव हो। क्रियाशीलता का सिद्धांत, बालक जो है ना वो सक्रिय हो, ज्ञानेंद्रियों का उसमें प्रयोग होना चाहिए, गतिविधियां शामिल होनी चाहिए, बालक सक्रिय रहकर सीखे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत वो कहलाता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का मतलब हो गया एक कक्षा में जो सीखा ना वो अगली कक्षा में आगे बढ़े, जो पहले सीखा वो अगली कक्षा में काम आए। क्रमबद्ध होना चाहिए, सीक्वेंशियल होना चाहिए, जहां पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को विकसित किया जा सके। व्यापकता और संतुलन का सिद्धांत, व्यापकता का मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, सभी पक्षों का विकास करने के लिए पाठ्यचर्या होनी चाहिए, और संतुलन होना चाहिए सभी पक्षों के विकास के दौरान। विभिन्न विषयों में सहसंबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए।
एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरे विषय में मदद करे, उसमें कोरिलेशन हो, ऐसे विषयों की बैलेंसिंग होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, अर्थात 9वीं में जो सीखा वो 10वीं में मदद करे, 10वीं में जो सीखा वो 11वीं में मदद करे, 11वीं में जो सीखा वो 12वीं में मदद करे। यह कहलाता उच्च कक्षाओं की आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत। पाठ्यचर्या जो है इस तरीके से बनानी चाहिए। विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम, स्तर का मतलब होता है 5वीं के बच्चों के 5वीं के स्तर का हो, 8वीं के बच्चों के 8वीं के स्तर का हो, तो बच्चों की रुचि, क्षमता और स्तरों के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर रुचि की बात करता हूं, मैं अगर अभिवृत्ति की बात करता हूं, अभिव्यक्ति की बात करता हूं, बुद्धि की बात करता हूं, क्षमताओं की बात करता हूं, व्यक्ति की विभिन्नताओं की बात करता हूं, बालकों को सक्रिय रूप से प्रक्रिया में शामिल होने की बात करता हूं, तो ये सारी की सारी बातें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये सब की सब सीखने की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जो बड़ा रिच डिस्कशन था, जो सीधा का सीधा आपके वास्तविक संकल्पनाओं को बनाने में काम करता है, आपके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समझ का निर्माण करता है। आज के सेशन को 2 तरीके से आपको समझना है। पहला, उन सारे बिंदुओं को और कंटेंट को समझना है जो मैंने आपसे डिस्कशन किया, क्योंकि वहां से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा, आपको समझना है संपूर्ण थीम को लेकर कि वर्तमान की पद्धति सीखने सिखाने की कैसी होनी चाहिए और कक्षों में कैसी हैं, क्या दोनों में डिफरेंस हैं। अगर ये डिफरेंस हम समझ पाएंगे तो फिर यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर भी कर दोगे। तो इस सेशन के एंड में एक छोटा सा टास्क है आपके लिए। जितने बिंदु मैंने यहां डिस्कशन किए हैं उन सारे बिंदुओं को लेकर एक टेबल आप बनाइए कॉपी में। एक वो स्कूली शिक्षा जिसमें आप पढ़कर आए, एक वो स्कूली शिक्षा जिसकी एनसीएफ ने सिफारिश की है। दोनों तरफ 2 बिंदु लिखिए, एक वर्तमान की पाठ्यचर्या, एक मेरी पाठ्यचर्या में पढ़कर आया था। अब दोनों में तुलना करो। आप अगर एक टेबल बना लेते हो, 20 बिंदु बना लेते हो, तो आई गारंटीड विद यू कि यहां से पूछा जाने वाला कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। और ऐसा नहीं किया, केवल रट्टा मारा, तो फिर एनसीएफ सिफारिश नहीं करता रटने की, तो एनसीएफ सिफारिश करता है समझने की। क्या कैसे बनाओगे टेबल? जैसे मेरे जमाने में अंक पद्धति थी, आजकल ग्रेड पद्धति है। मेरे जमाने में परंपरागत मूल्यांकन था, आजकल एनसीएफ कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन की। मेरे जमाने में रटंत विद्या पर बल दिया जाता, आजकल जो है एनसीएफ कहता है गतिविधि आधारित शिक्षण की। इस तरीके से 20 बिंदु आप बनाइए। सारी चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए, चाहे भाषा की बात हो, चाहे कला की बात हो, चाहे समावेशी शिक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा बिना बोझ की बात हो। इन सारे बिंदुओं को लेकर एक तुलनात्मक एक एनालिसिस आप कीजिए। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम बात करेंगे RTE 2009 के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।